हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है सर तुम सबका हमारे इस ब्रांड न्यू लेक्चर में। सर लेक्चर नंबर 13 है सर। अनफॉर्चुनेटली सर थोड़ी सी दिक्कतें हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग कल के दिन पे लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए थे। दिक्कत ऐसी हुई थी सर, मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी सीन ऐसा है कि मेरे बीकॉम के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जो कि मैंने एक दो लेक्चर पहले भी बताया था मेरे ख्याल से। इससे पिछले वाले जो लेक्चर नंबर 12 था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि कि बीकॉम के एग्ज़ाम्स चल रहे, तो मेरे को जो है सेटअप भी जो है चेंज करना पड़ा था। वो जो लेक्चर नंबर 12 है वो मैंने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तुमको समझ में भी आ रहा है, मैं लिख सकता हूँ प्रॉपर से। पेन टाइप जो है, मैं ना पेन की जैसे चला रहा था चीज़ों को। सो वो फ़ोन है, फ़ोन के ऊपर लाइक फ़ोन का स्क्रीन छोटा है ना, मतलब जैसे टैब का स्क्रीन बड़ा होता है, वैसे फ़ोन का स्क्रीन कैसा क्या छोटा है सर। तो वो थोड़ा सा दिक्कत आता है। अगर वो टैब की जितना बड़ा स्क्रीन होता तो फिर कुछ सीन ही नहीं होता, ऐसा होता। बट क्या सर, अभी अपन जो है वापस से आ चुके हैं, लेक्चर अपना जो है चालू हो चुका है। एंड बस वही थोड़ा सा दिक्कत है अभी, मतलब अभी भी चल रहे दो तीन पेपर और भी बचे हुए। तो ऐसा रहेगा। वैसे मैं दोपहर में लेक्चर को रिकॉर्ड करता हूँ, दोपहर में इन द सेंस सुबह को, मतलब दिन रहता है उजाला रहता है, तो तभी मैं जो है लेक्चर को रिकॉर्ड करता हूँ। अब जो है मैं रात को लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि वो स्केड्यूल थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया। तो लाइट वगैरह जो, मतलब फेस कैम मेरा इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, लाइट तो एडुकेट है, अच्छी खासी लाइट है, बट फेस कैम का क्वालिटी सर उतना अच्छा नहीं है। तो मतलब लैपटॉप का ही फेस कैम है, तो उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जो है जितनी भी लाइट डाल दो, मतलब उसको नेचुरल लाइट से ही कुछ तो भी मतलब अच्छा दिखता है, वो थोड़ा दिखने लायक दिखता है। अभी मैंने चेक किया, चेक करने के बाद ही मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर को, नहीं तो मैं फेस कैम नहीं ऐड करता। और फेस कैम करना ज़रूरी है, मतलब फेस कैम अगर रहता है तो फिर मतलब एक वो रहता है, तो वो ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने बोला कि थोड़ा सा करते हैं, जुगाड़ उगाड़ करते हैं, मतलब जुगाड़ है, जुगाड़ करने आता है तो करते हैं फिर ऐसा। तो जुगाड़ वगैरह अपन ने थोड़ा सा किया, लाइटें वगैरह अपन ने थोड़ी सी लगाई है, अभी देखते हैं कैसे होता है सर। अगर तुमको कुछ मतलब ऐसा रहेगा कि मतलब वो लग रहा है कुछ, तो अपन उसको कट वट करके डाल देंगे, मतलब फेस कैम को बाद में एडिटिंग में हटा देंगे, मतलब हटा देंगे लाइक, मतलब इतना इतना जो इतना पोर्शन है ना, इधर से लेके इधर तक का, वो पूरा फिर मेरे को कट करके सिर्फ स्क्रीन रख के जो है अपलोड करना पड़ेगा, अगर बच्चों को डिस्टर्बिंग लगता है तो। मतलब वैसे मेरे को कुछ तो नहीं लगता है इसके अंदर, दिक्कत तो नहीं है। बस बस दिक्कत क्या होगा, जब मैं इसे ऊपर देखूंगा ना, तो ये जो इधर लाइट लगाई हुई है ना, मैंने इधर मेरा बल्ब लगाया हुआ है एक जुगाड़ मार के। मेरा है ना एक गेमिंग चैनल हुआ करता था, वो गेमिंग चैनल पे भी मैं फेस कैम करता था, तो ऐसे ही सेटअप लगा के करता था। तो थोड़ा सा मेरे को आइडिया है उस चीज़ का। तो लेकिन ये बल्ब है, ये कोई रिंग लाइट नहीं है। तो जब मैं ऐसा देखूंगा ना, तो तुमको इसका रिफ्लेक्शन मेरे इसमें चश्मे में दिखेगा, तो शायद वो तुमको दिक्कत होगी, बट मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे देख के बात करूँ, ताकि वो जो है मतलब ऐसा भी देख के बात करूँगा नहीं, मतलब वो होता रहेगा थोड़ा बीच बीच में, थोड़ा हमको मतलब उतना मेरे मुंह पे ध्यान मत दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो यार, कंसेप्ट सीखेंगे अपन, है कि नहीं। ठीक है सर। तो अभी सर, अभी का अपना जो कल का जो पिछला लेक्चर हुआ था, कल तो अपना लेक्चर नहीं हो पाया, लेकिन उससे परसों का लेक्चर था सर। परसों के लेक्चर में अपन ने जो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस के बारे में देखा था, तो उसको एक बार क्विक अपन रिवीजन मार लेते, है ना। नोट्स जो है, मैं मेरे नोट्स भी जो है टेलीग्राम पे अपलोड करने रह जा रहे थे, वो मैंने नोट्स भी अपलोड कर दिए। तो अभी अपन अप टू डेट चल रहे हैं, नोट्स जितने मतलब लेक्चर नंबर 12 तक के जितने भी नोट्स बन रहे थे हैंड रिटन, वो मैंने अपलोड कर दिया। वो तुम टाइम निकाल के कर सकते हो, जैसे कि अभी कल अपनी छुट्टी हो गई, तो मैंने डाल दिए थे, मतलब नोट्स कल ही शाम में मैंने डाल दिए थे। कल मैंने बता भी दिया था कि भैया आपके लेक्चर जो है नहीं होने वाला है ना। तो मैंने नोट्स डाल दिए थे, तो उतना टाइम तुमने निकाल के नोट्स फिर बना लिए रहेंगे, मतलब वो उतना अपना हो गया, क्योंकि नोट्स भी मेरे से रह जा रहे थे, इधर उधर शेड्यूल नीचे ऊपर हो रहा था, तो थोड़ा नोट्स भी नीचे ऊपर हो जा रहे थे। बट ठीक है सर, अभी अपन ट्रैक पे आ जाए, अभी अपन डेली अपना जो रेगुलर चल रहा है वैसे चलेगा। ओके। सो सर, अपन ने इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस के बारे में जो है समझा था, कि भाई अपने बिजनेस को अपन क्या लेके जा रहे हैं, ग्लोबल लेके जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो है लेके जा रहे हैं, है ना। तो इंटरनेशनल लेवल पे अपने को लेकर जाने के लिए अपन ऐसे ही थोड़ा ना लेके जा सकते। अपन ने इधर जो है किसका एग्जाम्पल डिस्कस किया था, अपने मुकेश भाई का एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, कि यार मुकेश भाई को एक दिन ऐसे रात में सपना आया कि भाई चलो अपना अपने धंधे को इंटरनेशनल लेके जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी अभी जो है रिलायंस आपका सिर्फ इंडिया में बिजनेस कर रहा है, बाहर बिजनेस नहीं कर रहा है। और उनको जो है सपना है कि यार चलो अपन अपने धंधे को जो है बाहर लेके जाते हैं, बाहर भी धंधा करते हैं। रिलायंस जियो तो बाहर नहीं चलता, तो बोल रहे हैं कि अपन अभी अपना रिलायंस जियो जो है बाहर जा करके खोलेंगे, रिलायंस जियो को बाहर भी जा करके अपन चलाएंगे। तो यहाँ पर वो जो है डिसीजन ले रहे हैं, वो ऐसे ही थोड़ा ना, मतलब ऐसे रात में उनको सपना है और वो चले गए, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। उनके पास कुछ उसने उन्होंने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखी हुई रहनी चाहिए, प्रॉपर उनके पास रीजंस रहने चाहिए। जब वो अपनी बात, ये जो बात है वो अपने बोर्ड को जा करके बताएंगे, तो बोर्ड तो पूछेगा ना कि भाई क्या रीज़न है, किसके बेसिस पे आप बोल रहे हो अपने को इंटरनेशनल जाना चाहिए। एवं ही थोड़ा ना आपके बोलने पे चले जाएंगे। हमको रीजंस बताओ, है ना, बेनिफिट्स बताओ, अपॉर्चुनिटीज़ बताओ क्या क्या है। अपॉर्चुनिटीज़ है तो थ्रेड्स भी रहेंगे, वो भी बताओ हमको।
ऐसे ही थोड़ा ना डिसीजन ले लेंगे, है ना। इतनी बड़ी कंपनी है, सारा कुछ सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला सर क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि आपके ग्लोबल बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहेंगे, यानी कि आपकी खूबियाँ क्या रहनी चाहिए। अगर आप आपके बिजनेस को ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे लेके जाना चाहते हो, इंटरनेशनल लेके जाना चाहते हो, तो कुछ फीचर्स रहने चाहिए आपके बिजनेस के, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहने चाहिए आपके बिजनेस के। सबसे पहला तो सर वो क्या होना चाहिए सर, सबसे पहला जो वो चीज़ रहना चाहिए वो एक कॉन्ग्लोमेरेट रहना चाहिए। कॉन्ग्लोमेरेट के बारे में सर अपन ने बोला था कि करके आपका एक बिजनेस है जो कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ना। जैसे कि अपन ने एग्जांपल रिलायंस की अपन बात करें, तो आपका जो है यहाँ पे जो है रिलायंस अपना जियो में भी है, रिलायंस जियो भी कर रहा है ना, टेलीकॉम में भी है, डिजिटल में भी है ना। उसके बाद आपका जो है रिटेल में भी है, उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस में भी है। फैला हुआ बिजनेस है सर, मल्टीपल अलग अलग उसके पास बिजनेस है। कोई एक धंधा नहीं कर रहा है वो, अलग अलग मल्टीपल धंधे कर रहा है, अलग अलग मल्टीपल बिजनेस कर रहा है, जिनका कोई भी आपस में लिंक है ही नहीं, है ना। अब टेलीकॉम का ऑयल एंड नेचुरल गैस के साथ क्या संबंध, टेलीकॉम का अपना रिटेल के साथ क्या संबंध, कोई संबंध नहीं है, सारा कुछ अनरिलेटेड है। लेकिन वो हो सिर्फ एक ही आपके जो है ब्रांड नेम के अंडर हो रहा है, वो रिलायंस, है ना। वो एक ही आपके जो है ओनरशिप है उसकी रिलायंस, ठीक है ना। जितने भी बिजनेस है सबकी ओनरशिप एक ही है, रिलायंस। तो वो हो गया आपका एक कॉन्ग्लोमेरेट। तो आपका जो सबसे पहला फीचर उन्होंने बोला कि भैया एक कॉन्ग्लोमेरेट होना चाहिए, है ना। एक क्या होना चाहिए, कॉन्ग्लोमेरेट होना चाहिए, जिसका मतलब कि भाई मल्टीपल बिजनेस जो है एक कॉमन कॉमन ओनरशिप के अंडर जो है चलने चाहिए। उसके बाद सर अब उन्होंने दूसरे पॉइंट में क्या बोला, दूसरे पॉइंट में उन्होंने बोला कि एक कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज है। अपन ने क्या बोला था, अज्यूम करो एक पूल है ना, वो पूल के अंदर पानी रहता है नॉर्मली। पानी को हटाओ, अपना पूल के अंदर होंगे रिसोर्सेज, है ना। मनी होगा, है ना, अलग अलग अपने इन्फॉर्मेशन होंगी, टेक्नोलॉजी होगी, ट्रेड नेम्स, पेटेंट्स वेटेंट्स, ये सारे अपने रिसोर्सेज होते हैं। ये सारे रिसोर्सेज उस पूल के अंदर भर दो। जितने भी बिजनेस होंगे, चाहे वो रिटेल हो, टेलीकॉम हो, जियो हो, स्मार्ट बाज़ार हो, जो भी हो, है ना, जो भी हो, वो सारे के सारे उसके अंदर से अपने रिसोर्सेज जो है ड्रॉ करेंगे, उसमें से रिसोर्सेज अपने लेंगे। तो एक कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज आप जो है बना करके क्या करो, बना करके आप छोड़ दो, है ना। उसके बाद सर अगला वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगला लास्ट पॉइंट वो बोल रहे हैं कि द यूनिट्स रिस्पॉन्ड टू द कॉमन स्ट्रेटजी। एक कॉमन स्ट्रेटजी बनाओ, सब लोग उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। एक कॉमन स्ट्रेटजी सबके लिए बना के रखो, सबके लिए अलग से दिमाग मारी करने की जरूरत नहीं है। सबको तुम चलाओगे कैसे, उसके लिए तुम एक अपनी एक कॉमन स्ट्रेटजी बना दो। फिर बिजनेस लेवल पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो बिजनेस लेवल मैनेजर्स जो है अपने देखेंगे, अपने ऑपरेशंस की क्या स्ट्रैटेजी बनानी है वो लोग वो देखेंगे। लेकिन एज अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर तुम लोग जो है अपनी एक जो है एक कॉमन स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी जो है वो एक बना लो तुम लोग, है ना सर। तो मेरे ख्याल से ये वाला एक पार्ट अपने को क्लियर रहेगा। उसके बाद सर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के तुम अगर अगले पार्ट देखोगे, अगला क्वेश्चन क्या आया था, तो अगला क्वेश्चन उन्होंने बोला स्टेप्स बता दो कि अगर तुम लोग को इंटरनेशनल जाना है तो तुम लोग एवं ही थोड़ा ना इंटरनेशनल जाओगे, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्रॉपर तुम्हारी एक क्या होनी चाहिए, प्रॉपर एक तुम्हारी जो है स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद ही तुम लोग जो है क्या कर पाओगे, अपना इंटरनेशनल जा पाओगे। तो जब तुम स्ट्रैटेजी अपनी बना रहे रहोगे, है ना, जब तुम अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे रहोगे तो तुम्हारे स्टेप्स क्या रहेंगे, तुम्हारे स्टेप्स क्या रहेंगे। तुम लोग जब अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो स्ट्रैटेजी के अंदर तुम क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, जिन स्टेप्स को फॉलो करके तुम अपना स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है करोगे। सबसे पहला तुम लोग तो जो है अपने अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स देखोगे। अपन ने शुरुआत में मैंने ये बोला कि मुकेश भाई ऐसे ही थोड़ा ना बोल सकते कि अपने को अपना जियो को जो है वो अपने को जो है इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, ऐसे ही थोड़ा ना वो बोल सकते। वो क्या करेंगे, वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस करेंगे, सारा कुछ ऐसे प्लान करेंगे। बोर्ड उनसे पूछेगा कि भैया आप ये क्यों बोल रहे हो कि अपने इंटरनेशनल को, अपने बिजनेस को अच्छा वाला अपना चल रहा है इंडिया में, तो उसको इंटरनेशनल क्यों लेके जाए हम लोग, क्यों बोल रहे हो आप ये, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपने देखी रहेगी तो हमको बताओ, है ना। हम ऐसे ही थोड़ा ना आप बोलेंगे और चले जाएंगे। इतना बड़ा बिजनेस है ना, कोई छोटी मोटी कोई ऐसे मजाक वाली बात तो नहीं, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सर। तो उसके लिए सर अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ थ्रेड्स भी आते हैं सर, तो अपने को थ्रेड्स भी देखना पड़ेगा। सिर्फ फायदे तो देख नहीं सकते सर, थोड़े बहुत जो नुकसान अपने को हो सकते हैं वो भी अपने को देखना पड़ेगा, है ना। तो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स को देखेंगे, और सिर्फ अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स को देखेंगे नहीं, उनको अपने इंटरनल कैपेबिलिटीज़ के साथ रेट भी करेंगे सर। अपने इंटरनल कैपेबिलिटीज़ के साथ क्या करेंगे, रेट भी करेंगे, कि यानी कि देखेंगे, कंपेयर करेंगे क्या अपने पास वो कैपेबिलिटीज़ है। अपॉर्चुनिटीज़ तो है, लेकिन क्या अपन उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्या अपने इतने अपने पास एम्प्लॉय है क्या जो कि कंपेटेंट है वो सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। अपने अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज करना पड़ेगा, बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। क्या अपने पास वो रिसोर्सेज हैं, क्या अपने पास कैपेबिलिटीज़ है, अपने लोग कंपेटेंट है, क्या अपन वो अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से ग्रैब करके उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, ये भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। थ्रेड्स वगैरह रहेंगे तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उनको एलिमिनेट भी तो करना पड़ेगा। थ्रेड्स को थोड़ा लेके घूमेंगे साथ में, थ्रेड्स को तो एलिमिनेट करना है ना, हटाना है ना अपने सर के ऊपर से। तो वो हटाने के लिए आपको सेफगार्ड्स लगाने पड़ेंगे। तो सेफगार्ड्स कैसे लगाने वो भी तो आपको पता रहना चाहिए। कैपेबिलिटी होगी तभी तो सेफगार्ड्स लगा के थ्रेड्स को एलिमिनेट करोगे, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे, है ना।
तो सर आपको जो है ये बात समझनी है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या है आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग के अंदर, कि सबसे पहले आप आपकी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को इवैल्यूएट करोगे, रेट करोगे अपने इंटरनल कैपेबिलिटीज़ के साथ में। दूसरा, अब आपके आपके जो ग्लोबल ऑपरेशंस रहेंगे ना, उनका स्कोप को डिफाइन करोगे, उसके स्कोप को डिफाइन करोगे आपके ग्लोबल के ऑपरेशंस का। इंडिया में सर अभी मुकेश भाई क्या बोल रहे हैं, अपने जियो का जो धंधा है उसको अपन ग्लोबल लेवल पे लेके जाएंगे, उसको अपन क्या करेंगे, ग्लोबल लेवल पे लेके जाएंगे। इंडिया में जो है आपका जो जियो के नाम के अंदर सर जियो जियो का जो है अपना टेलीकॉम सर्विसेज है वो भी चल रहा है ना। जियो के नाम के अंदर सर आपकी जियो जियो सिनेमा वगैरह भी चल रहा है, डिजिटल सर्विसेज भी चल रही है, जियो पे वगैरह भी चल रहा है ना, जियो पे भी निकाल के रखा है कि उससे पेमेंट्स वगैरह भी करो, है ना। तो ये आपके जियो के नाम के अंदर ही हो रहा है। लेकिन मुकेश भाई को इधर स्कोप को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ये सारे धंधे अपन बाहर जाके करने वाले, कि इसमें से कुछ ही धंधे अपन बाहर जाके करने वाले। जियो पे भी बाहर होगा क्या, जियो तुम्हारा सिनेमा भी बाहर होगा क्या, जियो का तुम्हारा जो टेलीकॉम का सर्विसेज चल रहा है वो भी तुम्हारा बाहर होगा क्या, क्या होगा बाहर जाके अपने को करना क्या है। तो एक स्कोप अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल मुकेश भाई बोल रहे हैं कि बाहर जाके सिर्फ अपन टेलीकॉम करने वाले, जियो डिजिटल, जियो पे वे, कुछ भी अपने को बाहर जाके नहीं करना है, अपने को सिर्फ बाहर जाके जो है जियो टेलीकॉम का बिजनेस करने का है। तो मुकेश भाई ने यहाँ पे एक स्कोप को अपना डिस्क्राइब कर दिया कि यार मेरा ये स्कोप होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम करूंगा बाहर जाकर के, और कुछ मेरे को नहीं करना है। ये मेरा एक स्कोप हो गया, है ना, ये मेरा स्कोप हो गया, उसके बाहर जाके मैं काम नहीं करने वाला, ये मेरा स्कोप है, यही मैं काम करूंगा। तो दूसरा आपने क्या किया, दूसरा आपने आपका स्कोप को डिस्क्राइब कर लिया। अच्छा, तीसरा आप क्या करोगे, आपकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का तीसरा स्टेप क्या आएगा, तीसरा स्टेप ये आएगा कि आप आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है यहाँ पे क्रिएट करोगे, आपके ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आप जो है क्रिएट करोगे, कि आपके जो ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो है क्या रहेंगे। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी अपन ने देखा कि आपका इंडिया के अंदर अपने को पता है लोग वगैरह का इतना परचेसिंग पावर होता नहीं है, इंडिया के जो कस्टमर्स रहते हैं वो इतना ज़्यादा स्पेंड करते नहीं है ना, उनको चाहिए सस्ते दाम में अच्छा चीज़, अगर अच्छा चीज़ उनको नहीं भी मिला लेकिन उनको चाहिए सस्ता, है ना। वो लोग क्वालिटी में थोड़ा एक आधी बार नीचे 19-20 कर लेंगे, क्वालिटी में थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन उनको चाहिए अफोर्डेबल रेट, है ना, उनको एक अफोर्डेबल प्राइस चाहिए, उनके बजट के अंदर बैठना चाहिए। तो मुकेश भाई यहाँ पे क्या एम करेंगे कि मेरे को सस्ता जो है यहाँ पे देने का, और उन्होंने वही किया, जियो को एकदम सस्ते से सस्ता रखा, बाकी फॉर्म्स को भी जो है उनके वजह से जो है क्या करना पड़ा, अपने प्राइस को सस्ता करना पड़ा जियो की वजह से। तो मुकेश भाई ने इंडिया की मार्केट को समझा कि यार इंडिया का मार्केट बोलता है कि मेरे को सस्ता चीज़ चाहिए, सस्ता मिलेगा तो ही खरीदूंगा। तो मुकेश भाई ने जो है इंटरनेट फ्री कर दिया, जियो को फ्री में ही लॉन्च कर दिया, बोला लो तुम फ्री, तुमको सस्ता चाहिए छोड़ो सस्ता, फ्री में ही ले लो, फ्री में ही ले लो, सस्ता सस्ता क्या कर रहे हो, ये लो फ्री में, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे प्राइस बढ़ाया, लेकिन इतने नहीं बढ़ाए कि भाई इंडियन कंज्यूमर के वो बजट के बाहर चले जाए, बढ़ाए उतने जितने वो इंडियन कंज्यूमर के बजट में आ सके। ये मुकेश भाई ने किया। बस उन्होंने एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे फॉलो की, उन्होंने बेस्ट कॉस्ट लीडर बनने की जो है कोशिश की कि यार मैं सबसे जो है बेस्ट दाम दूंगा, है ना, मैं कॉस्ट लीडर बनूंगा, एकदम सस्ता चीज़ देखूंगा, सस्ता चीज़ दूंगा, क्वालिटी भी अच्छा दे रहे, जियो का इंटरनेट स्पीड भी अच्छा रहता है ना, मैं खुद जियो यूज़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। बट वो लोग क्या कर रहे, सस्ता दे रहे। अच्छा, अब वो बाहर जा रहे, यूएसए में जा रहे हैं, वो बोल रहे कि टेलीकॉम बिजनेस को यूएसए में लेके जाऊंगा, है ना, यूएसए में लेके जाऊंगा। अब यूएसए में वो जा तो रहे, यूएसए में वो जा तो रहे, लेकिन यूएसए के अंदर सर यूएसए का पब्लिक ऐसा नहीं है ना, यूएसए का पब्लिक को चाहिए क्वालिटी, यूएसए का पब्लिक बोलता है भाई हमसे 2 पैसे ज़्यादा ले लो लेकिन क्वालिटी चाहिए। वो लोग उधर उधर बहुत सारा उधर जो है अच्छा खासा स्पेंड करते हैं वो लोग, उनका परचेसिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनका परचेसिंग पावर क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो लोग अच्छा खासा स्पेंड करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है कि यार हमको कुछ भी कहीं, हमको क्वालिटी अच्छा चाहिए, पैसा थोड़ा ज़्यादा लोगे तो भी चलेगा, पैसा थोड़ा ज़्यादा लोगे तो भी चलेगा, लेकिन क्वालिटी माल दो, है ना, हमको क्वालिटी माल दो, हमको इनोवेशन दो, हमको क्रिएटिव चीज़ दो, है ना, हमको अच्छी चीज़ दो, हम उसके लिए पैसा देने के लिए तुमको तैयार है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम लोग खर्चा करने से जो है डरते नहीं है, हम लोग को परचेसिंग पावर अच्छा है हमारा, तुम दो हमको आके। तो मुकेश भाई को अपने ऑब्जेक्टिव्स बदलने पड़ेंगे। मुकेश भाई को अब वहाँ पे कॉस्ट लीडर नहीं बन के काम चलेगा ना, वहाँ पे सस्ता किसको चाहिए नहीं, वहाँ पे चाहिए अच्छा ब्रांड, अच्छा क्वालिटी, है ना। तो मुकेश भाई को अपने ऑब्जेक्टिव चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ तो कॉस्ट लीडर बन के बैठे थे, सबसे सस्ता दे रहे थे, लेकिन वहाँ जाकर के क्वालिटी को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्वालिटी को बढ़ाएंगे प्राइस भी बढ़ेंगे, बढ़ाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे थोड़े जो अपने अलग हो जाएंगे। ये अपने को बात समझना है। तो अपने को अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है क्रिएट करना है कि अपने ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अपने क्या रहेंगे। तो तीसरा स्टेप अपना जो है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर, जब अपन इंटरनेशनल जा रहे हैं तो इंटरनेशनल जाने के लिए अपने को अलग से स्ट्रैटेजीज वगैरह बनानी पड़ेगी। तो जब अपन स्ट्रैटेजी बना रहे तो अपन कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को इवैल्यूएट किया, उसको अपने कैपेबिलिटीज़ के साथ रेट किया, अपने स्कोप को डिस्क्राइब किया, अपने ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशंस के, अपन ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है क्रिएट किया, ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को क्रिएट किया। लास्ट हम लोग का हमारा लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप हमारा ये कि हम लोग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज, यानी कि सर वही सर अपन ऑल टुगेदर अपन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं, उसके अंदर अपने को अपनी स्ट्रैटेजीज भी बनानी है, अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज बनाने की, भाई कैसे वहाँ पे जाकर के धंधा करेंगे, क्या कौन सा हमारा जो है हमारा कौन सा कंज्यूमर का सेगमेंट हम लोग टारगेट करेंगे,
वो सारी चीज़ें आपको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी उसके लिए, वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आप बनाओगे। जो यहाँ पे इंडिया में अपन स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं, वही सेम टू सेम स्ट्रैटेजी वही काम नहीं करेगी ना, वहाँ पे अलग स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। तो वहाँ पे अलग स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए आप लोग को जो है वहाँ पे और एफर्ट्स देने पड़ेंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे चौथे स्टेप के अंदर करोगे, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो है आप यहाँ पे बनाओगे। तो चार आपके जो है यहाँ पर क्या हो जाए, चार यहाँ पे आपके स्टेप्स हो गए किसमें, इन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। चार आपके स्टेप्स हो गए। पहले अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को एवेल्यूएट करेंगे, रेट करेंगे अपने इंटरनल कैपेबिलिटीज़ के साथ में। दूसरा, डिस्क्राइब करेंगे अपने ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशन के स्कोप को। तीसरा, अपने ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करेंगे। एंड चौथा, डेवलप करेंगे अपने डिस्टिंक्टिव कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज, ठीक है। ये एक अपना क्वेश्चन होगा कल के लेक्चर का। अच्छा, अब अपना सर सबसे मेन क्वेश्चन जो कि मेरे को लग रहा है पूछ सकते हो लोग सितंबर 24 या फिर जनवरी 25 के अंदर लोग पूछ सकते हैं, वाई डू बिजनेस गो ग्लोबल, है ना। आपका जो ये बिजनेस है वो ग्लोबल लेवल पे क्यों जाता है, इनको ग्लोबल जाने की चुल क्यों मची है ना। ये ग्लोबल तो जा रहे हैं, ठीक है, बट कुछ रीज़न होगा ना जिस रीज़न की वजह से लोग ग्लोबल जाना चाह रहे हैं। क्या है वो ये रीज़न, ये हमको बताओ। तो सबसे पहला सर, इनको चाहिए ग्रोथ, इनको करना है ग्रोथ, इनको क्या करना है, इनको करना है ग्रो, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को इनको बड़ा करना है ना। इनको अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, बड़ा करना है। ये लोग बोल रहे हैं भाई इंडिया में रह करके मेरे को उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी, मेरे को सीधी सीधी बात है बाहर जा करके भी धंधा करना पड़ेगा, तभी जा करके मेरे को ग्रोथ मिलेगी, तभी जा करके मेरी फर्म जो है बड़ी फर्म कहलाई जाएगी, मेरी फर्म जो है और भी ज़्यादा बड़ी होगी, किधर जा करके, ग्लोबल जा करके। तो इसके लिए सर वो लोग इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करते ताकि उनको ग्रोथ मिल सके, है ना। दूसरा सर उनका क्या रीज़न है, दूसरा उनका ये रीज़न है कि भाई टाइम और डिस्टेंस, है ना, टाइम और डिस्टेंस ये भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, कि भाई मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। पहले मैं जो है यहाँ बैठे बैठे माल जो है क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था, टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता था यहाँ से माल वहाँ पे पहुँचने के लिए, ठीक है। वहाँ से माल आपके वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएगा, एजेंट्स इन्वॉल्व होंगे, फाइनली कंज्यूमर तक पहुँचेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसके अंदर सर, वो प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ से बाहर माल जाएगा, फिर बाहर माल वहाँ पे बाहर जा कर के अलग अलग आपके जो है नेटवर्क, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क रहेगा वहाँ पे, उसके थ्रू जो है पूरा वो उस प्रोसेस के अंदर से जाएगा वो, है ना। एजेंट टू एजेंट आपके माल जो है इधर से उधर होंगे, होलसेलर तक पहुँचेगा, वो रिटेलर तक देगा, है ना। एक पूरा लंबा आपका एक चेन चलेगा, तो आपका डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा बन रहा है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ऑल टुगेदर जब आप बोल रहे हो कि मैं छोड़ एक्सपोर्ट, मेरे को यहाँ पे बैठे बैठे करना ही नहीं है, मेरे को सीधा का सीधा वहाँ पर एक ब्रांच सेटअप करना है, वहाँ पे एक ऑफिस खोलना है, वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है, वहाँ पे एक प्लांट डालना है, वही बैठ के मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करनी है। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम बच रहा है, मेरा डिस्टेंस बच रहा है, मेरे को धंधा तो वहाँ पे करना है, ये बात तो मैंने ठान लिया है, लेकिन मेरे को टाइम भी तो ज़्यादा लग रहा है, डिस्टेंस भी तो ज़्यादा लग रहा है। अगर यहाँ बैठे बैठे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, वहीं पे जाके सेटल हो जाता हूँ मैं, यानी कि वहीं पे जाकर के एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल लेता हूँ, वहीं पे एक ऑफिस डाल देता हूँ, वहीं पे एक ब्रांच डाल देता हूँ, तो मेरा टाइम बच जाएगा, डिस्टेंस भी बच जाएगा, है ना। अब टाइम बच रहा है, डिस्टेंस बच रहा है, तो उससे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, उससे बेनिफिट्स ये हो रहा है कि कम्युनिकेशन वगैरह एकदम फास्ट हो जा रहा है। वहाँ पे ब्रांच डाल दिया है एक, वहीं वहीं पे एक पूरा अच्छा सा एक ऑफिस खोल के रख दिया है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ तुरंत इधर अपने को हेड ऑफिस पे अच्छे से रिपोर्टिंग वगैरह कर देते, टाइम टू टाइम अपन उससे अपन लॉ में भी पढ़ते, पीरियोडिक समराइज पीरियोडिकल रिटर्न्स अपने को मंगाने होते, वो टाइम टू टाइम अपन मंगा लेते, फास्टर कम्युनिकेशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं यार। मल्टीपल एजेंट को फ़ोन घुमाओ, भाई माल पहुंचा नहीं पहुंचा, किधर तक माल पहुंचा, कब पहुंचेगा कब नहीं पहुंचेगा, वो झंझट ही नहीं है ना। माल ही वहीं पे बन रहा है, वहाँ पे मैनेजर है, पूरी टीम है, वो देख रही है, हमको कम्युनिकेट कर रही है, रिपोर्ट कर रही है, सॉर्टेड है एकदम। ट्रांसपोर्टेशन का स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। माल अभी पहले यहाँ से माल वहाँ जाए, फिर वहाँ पर जा कर के अलग अलग होलसेलर्स तक माल पहुँचे, रिटेलर तक जाए, कंज्यूमर तक जाए। अभी वहीं पे प्लांट डाल दिया है, वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, तुरंत होलसेलर आके लेके चले जाते हैं माल, तुरंत रिटेलर के पास माल पहुँच जाता है, बिक जाता है आगे जा करके, अपने को कोई टेंशन नहीं रहता। ट्रांसपोर्टेशन का जो है टाइम कम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एकदम फास्ट होने लग गया, है ना। फाइनेंशियल फ्लो अपना जो है बढ़ जाता है, अपने को अच्छे से इनकम होने लगती है। यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती थी, है ना, अलग अलग टैरिफ्स लगते थे। आगे आपको समझ में, अभी आपके अगर आप मतलब ऐसे बच्चों जिसने मैक्रो इकोनॉमिक्स फाउंडेशन लेवल पर अच्छे से पढ़ा है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स हाल ही में आपके जो है इकोनॉमिक्स के सिलेबस में ऐड हुआ है फाउंडेशन के, तो अगर वो आप पढ़ के आ रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी, है ना। नहीं भी है तो बेसिक तो अपने को पता रहेगा, कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है ना। जब भी अपन कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं कस्टम ड्यूटी उस पर लग जाती है अपने को। तो उसके लगने की वजह से क्या होता है, अपना प्राइस जो है गुड्स का बढ़ जाता है, सर्विसेज का, गुड्स का जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो उसका जो है प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। वो बढ़ने की वजह से फिर अपन जो है बोलते हैं कि यार मतलब यार इतना कॉस्ट बढ़ रहा है अपना, तो अपने हाथ में बच क्या रहा है, अपने हाथ में कुछ तो बच ही नहीं है, गवर्नमेंट ले जा रहा है, कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाता है, कस्टमर खरीदता ही नहीं है, अपने को ही लॉस होता है। अब वहीं पे मैंने प्लांट डाल दिया है, वहीं पे मेरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहीं के जो लोग वगैरह होंगे जिनको पहले इंपोर्टेड माल खरीदना पड़ रहा था, अब वो वहीं पे बने हुए माल खरीद रहे,
कस्टम ड्यूटी वगैरह का कोई सीन ही नहीं, प्रोडक्ट उनको सस्ते में मिल रहा है, मेरे को बेनिफिट है। अगर मैं प्रोडक्ट बिना कस्टम ड्यूटी के दे पा रहा हूँ तो वो लोग खरीद रहे हैं ना मेरे से माल, वो लोग मेरे से माल खरीद रहे हैं, मेरे को पैसा आया जा रहा है, फाइनेंशियल फ्लो एकदम बढ़िया है, सेट है एकदम भाई, है ना। तो ये सारे आपके जो है क्या होते हैं सर, ये सारे आपके जो है बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसकी वजह से आप बोल रहे हो कि यार अपने को ग्लोबल जाना चाहिए। ये तो सिर्फ एक दूसरा पॉइंट हो गया, अपने पास और भी आगे पॉइंट्स है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट ये बोल रहा है कि आपके जो डोमेस्टिक मार्केट्स है आर नो लॉन्गर एडिक्वेट। आपको लग रहा है कि यार अपन ने यार जो डोमेस्टिक मार्केट है, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करो, मुकेश भाई बोल रहे हैं भाई इंडिया अपन ने पूरा कैप्चर कर लिया, 90% इंडिया जो यूज़ कर रहा है जियो, जिसके पास जाओ जियो, जिसके पास जाओ जियो मिलेगा, कॉलिंग के लिए जियो, इंटरनेट यूज़ करने के लिए जियो, घर पे वाईफाई जियो, सब जगह जियो जियो जियो, है ना। तो अपन 90% इंडिया का मार्केट कैप्चर कर चुके हैं। 10% रहने कंप्यूटर के पास, थोड़ा बहुत कंप्यूटर रहना चाहिए, नहीं तो अकेले यहाँ पे मतलब धंधा करते करते बोर हो जाएंगे, थोड़ा कंप्यूटर उंगली उंगली करेगा, मजा आएगा। तो 10% उनके पास रहते थे, 90% अपन ने कैप्चर कर लिया, अब और क्या करेंगे। हाँ अब और क्या करेंगे, चलो बाहर जाकर के भी थोड़ा तेल का मचाते, ऐसे ही बोलेंगे। क्यों बोल रहे हैं सर वो ऐसा, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार अभी इंडिया का मार्केट पूरा कैप्चर कर चुके हैं, डोमेस्टिक मार्केट पूरा कैप्चर कर चुके हैं, क्या करेंगे, चलो इंटरनेशनल जाके भिड़ते हैं इंटरनेशनल प्लेयरों से, है ना। तो यहाँ पर अपना बच्चा है, यहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है, मार्केट एडिक्वेट ही नहीं है, ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं, क्या करे, है ना, क्या करे। हो सकता है यहाँ पे सर उल्टा भी हो सकता है कि यार कंपटीशन बहुत है, मार्केट कैप्चर करने को ही नहीं मिल रहा। जब मार्केट कैप्चर करने को यहाँ पे नहीं मिल रहा तो चल बाहर बाहर जा करके हाथ मार के देखते, उल्टा भी हो सकता है ना। उल्टा क्यों नहीं हो सकता, उल्टा भी हो सकता है। यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी स्टिफ है, बाहर कंपटीशन काफ़ी हल्का है, बाहर बाहर अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यार मार्केट अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर पा रहे, तो चलो बाहर चलते, चलो बाहर चलते। ये सारी चीज़ें ऑल्दो मैं लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, बट थोड़ा सा कैसे वो लेक्चर मैंने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया था, हो सकता है कि इसको समझ में आया हो नहीं आया, तो थोड़ा मैं यहाँ पे डीप में जो है लेकर जाके अच्छे से डिटेल में रिवीजन करवा रहा हूँ, नहीं तो मेरे को कुछ नहीं, मैं तो एकदम पॉइंट्स गिनवा के फटाफट आगे भाग जाऊँ। रेगुलर बैच है तो सर इतना डिटेल में अपनी चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर उसको लग रहा है कि उसको समझ में आ चुका है तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, आगे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि यार फिर से डिटेल में जा रहा हूँ, तो मैं सोचा बोल देता हूँ। वैसे रेगुलर बैच है तो सर उसके अंदर ऐसे ही होता है कि यार सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बार बार रिवाइज करवाई जाती है ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट मेरे को नहीं लगता जिसको आपको अलग से जाके बार बार जो है टाइम देना पड़ रहा है घर पे, है ना। अपन बस जो हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं वो भी बनाते बनाते तुम थोड़ा सा जो है याद कर लोगे तो दिमाग तुम्हारे मतलब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगी। और क्लास में जितना अपन कर रहे हैं साथ साथ तुम भी करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, बोलते जाओ अपने साथ साथ, मतलब जैसे जैसे मैं जो है रिवाइज कर रहा हूँ ना वैसे वैसे तुम ध्यान देते जाओ, तो तुम्हारे दिमाग में सारा कुछ आराम से फिट हो जाएगा, तुमको बाद में अलग से कुछ जाकर के कुछ ऐसा एफर्ट्स मारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ सितंबर 24 के वालों के लिए क्योंकि चीज़ें काफ़ी नज़दीक है, टाइम काफ़ी कम है, तो उनको थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा एडिशनल। बट जो जनवरी 25 वाले हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम आराम से तुम करते जाओ, तुम्हारे दिमाग में फिट होते जाएगा। आखिरी के 2-3 महीना जब रहेगा उसके अंदर रिवीजन में खींच लोगे तुम लोग आराम से, है ना। अपन हैंड रिटन नोट्स तो उसके लिए बना ही रहे जिसमें अपने को वो टाइम पे काम आने वाले हैंड रिटन नोट्स, तो इसलिए वो चीज़ तुम करते जाओ तो सारा कुछ सॉर्ट होने वाला है। अच्छा तो अगला पॉइंट देखते हैं सर, अगला पॉइंट अपना क्या है सर, अगला पॉइंट अपना जो अपन बोल रहे हैं कि यार क्यों आपके बिजनेसेस जो है इंटरनेशनल जाते हैं, तो उसका रीज़न है सर, जितने अपन रीज़न अभी तक देखे उतने रीज़न है कि भाई आपका जो है ग्रोथ चाहिए, टाइम डिस्टेंस कम हो जाता है, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी फटाफट होने लगता है, फाइनेंशियल फ्लो अपने पास आने लगता है, पैसा आने लगता है, अपने पास मनी आता है सर, है ना। डोमेस्टिक मार्केट उनको लग रहा है एडिक्वेट नहीं है उनके लिए अभी, है ना। अगला क्या रीज़न है, अगला ये रीज़न है कि बाहर जो है उनको लग रहा है रॉ मटेरियल और जो लेबर है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। उनको लग रहा है जो मटेरियल है, जिस मटेरियल को यूज़ करके अपन गुड्स वगैरह बनाते हैं, अपने गुड्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो मटेरियल बाहर काफ़ी सस्ते दाम में मिलता है। तो अगर वो बाहर सस्ते दाम में मिल रहा है तो मैं उसको वहीं पे जाकर के मैन्युफैक्चरिंग क्यों ना शुरू कर दूँ। एक तुम ये बोलोगे कि अगर बाहर मटेरियल सस्ता मिल रहा है तो इम्पोर्ट कर ले भाई, मंगा ले माल, वही तो बोला कस्टम ड्यूटी लगेगा, है ना। कस्टम ड्यूटी लगेगा फालतू में सर। से फॉर एग्जांपल एक कोई सर्टन कोई भी एक रॉ मटेरियल पकड़ लो, से फॉर एग्जांपल कॉटन, है ना। आप कपड़े बनाते हो, आपको कॉटन लगता है, बाहर कॉटन का भी सस्ता मिलता है। एग्जाम्पल के लिए बोलते 100 रुपये किलो। एग्जाम्पल, मेरे को नहीं पता क्या रेट है क्या नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुमको कि से फॉर एग्जाम्पल तुमको कॉटन जो है रॉ मटेरियल लगता है, बाहर जो है कॉटन 100 रुपये किलो का मिलता है ना। तुमको जो है तुम कपड़े बनाते हो, तुमको कॉटन जो है लगता रहता है, तुम बोल रहे हो कि अपन इंडिया में रहकर जो है कॉटन को इम्पोर्ट करते हैं, देखते हैं इम्पोर्ट करके कितने में अपने को पड़ता है। 100 का है 110, इंडिया में से फॉर एग्जांपल 130 रुपये किलो मिलता है, बाहर मिल रहा है 100 रुपये किलो। अगर अपने को बाहर से इधर मंगा के 110 रुपये किलो में भी मिल रहा है तो अपना फ़ायदा है, 20 रुपये बच रहे। लेकिन कस्टम ड्यूटी वगैरह लग करके अपने को वो माल भी 130 रुपये में पड़ रहा है,
है ना, 130 रुपये पे पड़ रहा है, फिर 125 रुपये पे बच रहा है, 125 रुपये पे पड़ रहा है ना। तो 5 1 रुपये बचा करके तुम क्या करोगे? 5 1 रुपये तो फिर इधर उधर किधर ना किधर निकल जाएंगे। रॉ मटेरियल खराब आया, डिफेक्टिव आया, फिर उसको वापस भेजो वगैरह, उसके अंदर जो है अपना 5 1 रुपये जितना बच रहा है वो भी अपना चले जाएगा। तो क्यों ना उधर जाकर के प्लांट को सेटअप किया जाए। जब 30 रुपये बच रहे हैं अपन, अगर अपन उधर जाकर के प्लांट सेटअप कर ले तो सीधा सीधा अपने 30 रुपये बच जाएंगे। 30 रुपये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। 5 1 10 रुपये चलो इधर उधर भी हुआ, फिर भी 20 15 रुपये तो बचेंगे। 20 15 रुपये तो कितना अच्छा, मतलब उतने से अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, है ना। उतने से सारी चीज़ें अपन जो है बाकी जगह पे अपन जो है खर्चा कर पाएंगे, है ना, बाकी रिसोर्सेज पे अपन पैसे लगा पाएंगे। तो अपने लिए तो अच्छा है, अपने को तो परवड़ेगा। तो चलो फिर बाहर चलते, इंटरनेशनल चलते। ये एक रीज़न हो सकता है बाहर लेबर सस्ता हो। लेबर बाहर हो सकता है कि कोई सस्ता हो, इंडिया की लेबर जो है बहुत घमंडी। ऐसा एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, ऑफेंड मत होना, बट ऐसा एग्जाम्पल है कि इंडिया के लेबर जो है बहुत ज़्यादा वो है, ऐसा एटीट्यूड वाले, कभी आते कभी नहीं आते काम पे, पैसा बहुत मांगते। बाहर तो एकदम सस्ते में काम होता है, चलो बाहर चलेंगे, छोड़ो इंडिया में क्या रखा है। तो ये बोल करके जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है बाहर जाती है। ये एक रीज़न है, ये एक रीज़न है। वो रीज़न को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, और मेरे को कुछ नहीं, मेरे को ऐसा ऑफर मत हो जाना, ठीक है। मैं इसके बाद सर अगला आपका जो है क्या आता है सर, अगला पॉइंट आपका ये रहता है टू रिड्यूस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अच्छा, अपन ने ऊपर पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन का टाइम रिड्यूस करने के लिए अपन जो है बाहर जाते हैं। तो अब इस पॉइंट में वो लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम तो रिड्यूस हो रहा है, साथ साथ कॉस्ट भी तो रिड्यूस हो जाएगा, खर्चा भी तो रिड्यूस हो जाएगा। पहले तू जो है से फॉर एग्जांपल अगर तू बाय एयरवेज भेज रहा है अपने माल को, तो एयरवे का खर्चा। फिर अगर तू अपने इसके शिप के थ्रू भेज रहा है, पानी के थ्रू भेज रहा है, उसका भी तो खर्चा लगेगा ना भाई, उसका भी तो खर्चा लगेगा, है ना। तो इन सारी ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा। ये ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को अवॉइड करने से अच्छा वहीं पे जाके सेटल हो जाए, वहीं पे प्लान डाल दे, क्या दिक्कत है यार। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी क्यों ले रहा है, वहीं पे चले जा। तो ये सोच करके जो है इंटरनेशनल निकल लेते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन। ये एक रीज़न रहता है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बच जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बच जाएगा। अगला देखते हैं रीज़न। अगला रीज़न ये है सर, उनको ये लग रहा है कि यार फॉरेन मार्केट्स टू ओपन अप और ग्रो बिग। उनको लग रहा है फ्यूचर में जाकर के ना फॉरेन की मार्केट जो है तहलका मचाने वाली है। फॉरेन का मार्केट जो है बहुत बड़ा होने वाला है ना। फॉरेन का मार्केट उनको लग रहा है फ्यूचर में जाकर के बहुत बड़ा होने वाला है। तो क्यों ना अभी अपन जाकर के वहाँ पे अपनी पोजीशन बना ले, अभी जाकर के अच्छा खासा मार्केट शेयर वहाँ पे कैप्चर कर लेते, ताकि फ्यूचर में जब वो जाकर के बड़ा होएगा अपने को बेनिफिट मिलेगा। आज वो ग्रोइंग स्टेज पे, आज वो ग्रो कर रहा है, तो अपने को दिख रहा है ना वो ग्रो कर रहा है। अपने को पता है एक टाइम पे जब वो अच्छे से मेच्योर हो जाएगा तब अपने को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि आज अपन जो है वहाँ पे जाके धंधा अपना शुरू कर रहे हैं, अपने को तभी से जो है लोगों को पता रहेगा कि अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, अपने को बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का। तो अपन क्यों ना आज जाकर के वहाँ पे सेटल हो जाए, आज जाकर के अपने प्लांट वगैरह वहाँ पे खोल ले, जिसकी वजह से फ्यूचर में जब मार्केट बड़ी होगी अपने को बेनिफिट मिलेगा, है ना, अपने को बेनिफिट मिलेगा, अपने लिए अच्छा है। तो ये रीज़न लेकर के ऑर्गेनाइजेशन बाहर चले जाती है। उसके बाद सर आपका क्या है सर, आपके जितने भी ट्रेड बैरियर्स है, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स, वो कोलैप्स हो जाता है ना। एक एक्स वाई जेड कंट्री है, मतलब सॉरी, रीज़न ये है कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर जो है वो कोलैप्स हो गया। यानी कि पहले इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर था, अब इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर हट चुका है। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप इंटरनेशनल जा रहे हो। एग्जाम्पल देता हूँ इसका मैं आपको। से फॉर एग्जाम्पल सर, आपके जो है अलग अलग टाइप के इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप फाउंडेशन लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट पढ़ के आ रहे हो तो आपको ये चीज़ें जो है पहले से पता रहे कि नहीं होगी, तो मैं समझा देता हूँ अभी आपको। इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर में तुमको अगर बेसिक इसमें समझाऊँ ना, एकदम ईजीएस्ट वे में तुमको समझाऊँ ना, बहुत बार तुम अगर ऐसे देखते हो, से फॉर एग्जाम्पल चाइना, तुमको क्या लगता है इंडिया और चाइना के बीच में अच्छे से सारा कुछ ट्रेड होता है क्या, है ना। तुमको क्या लगता है इंडिया और चाइना के बीच में जो जो भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा ट्रेड, आई डोंट नो, इतना मैं अवेयर नहीं हूँ उस चीज़ से, बट ट्रेड तुमको लगता है क्या इंडिया और चाइना के बीच में अच्छे से होता होगा। पाकिस्तान ले लेते ना, इंडिया और पाकिस्तान का भी आपस में तो कुछ खास ट्रेड वगैरह होता नहीं रहेगा, है ना। क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, सोचा है कभी कि इंडिया चाइना बोल लो या फिर इंडिया पाकिस्तान बोल लो, इनके बीच में आपस में फ्रीली ट्रेड क्यों नहीं होता है? फ्रीली ट्रेड क्यों नहीं होता है? फ्रीली ट्रेड इसलिए नहीं होता है क्योंकि सर्टन रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने डाल रखे। कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जिन एग्रीमेंट्स पे ये जो दो कंट्रीज है, ये दो कंट्रीज मानती नहीं कि अपन ये एग्रीमेंट में जो आएंगे नहीं। कभी एक कंट्री मानती है तो कभी दूसरी कंट्री मानती नहीं है कि यार, से फॉर एग्जांपल अपना कोई भी ऐसे ट्रीटी वगैरह होता है ना कि यार ये ट्रीटी साइन कर लो, ये ट्रीटी साइन करके तुम लोग आपस में जो भी ट्रेड बैरियर्स है वो तुम हटा दोगे। कस्टम ड्यूटी वगैरह जो तुम लेवी कर रहे हो एकदम हाई रेट्स पे, वो तुम हाई रेट्स पे लेवी नहीं करोगे, एकदम मतलब थोड़े से लो रेट्स पे लेवी करोगे, या तो लेवी नहीं करोगे, ताकि ट्रेड बढ़ सके, ट्रेड जो है प्रमोट हो सके दो कंट्रीज़ के बीच में, है ना। तो कभी कभार जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे कंट्रीज़ के बीच में जो है थोड़ी सी जो है आपस में झगड़े वगड़े चल रहे होते हैं, तो ये ट्रेड का बैरियर बन जाता है कि यार लोग आपस में जो है दो दो कंट्रीज़ के लोग जो है आपस में ट्रेड नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लग रही होती है, हाई रेट्स पे कस्टम ड्यूटी लग रही होती है, हाई रेट्स पे टैरिफ्स लग रहे होते हैं। जस्ट लाइक ए कस्टम ड्यूटी होनी है, एक ड्यूटी का टाइप ही है, अलग अलग ड्यूटीज़ के टाइप ही है।
है ना। तो ये आपके लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो भी गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, है ना, उनकी प्राइस जो है बढ़ जाती है, उनकी प्राइस जो है बढ़ जाती है। सो फिर सामने वाली फिर कंट्री बोलती है कि यार अब जब प्राइस बढ़ी रही है तो छोड़ो, मैं डोमेस्टिक मार्केट से ले लेता हूँ, अपने इधर से ले लेता हूँ, तुम्हारे इधर से क्यों लूँ, है ना। तो ट्रेड बैरियर्स बेसिकली ये कि यार आपकी दो कंट्रीज के बीच में आपस में फ्रीली ट्रेड हो नहीं पा रहा है ना, अभी फ्रीली ट्रेड वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन अभी सर उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि भाई फ्रीली ट्रेड हो सकते हैं। तो एक ये बैरियर था पहले, जिसकी वजह से हम लोग जो है ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, कि भाई ये लोग के बीच में जो है आपस में इनकी जो है थोड़ी बहुत तू मैं होती रहती है, झगड़े वगड़े थोड़े बहुत चलते रहते हैं, ये लोग आपस में जो है एकदम मतलब अच्छे से नहीं रहते ये लोग ट्रेड, इनको आपस में जो है दिक्कत रहती है। तो ये लोग अच्छे से ट्रेड वगैरह नहीं करने देते हमको। अब ये लोग वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं उस चीज़ को, एग्रीमेंट वगैरह साइन कर रहे हैं प्रॉपर बाकायदा कि भैया हमारा हम तुमको जो हम तुम्हारे, अगर तुम्हारे इधर तुम हमारे यहाँ से कुछ भी इम्पोर्ट कर रहे हो, तुम यहाँ से हमारे यहाँ से कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, हम तुमको कोई भी दिक्कत नहीं देंगे, कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं लगाएंगे, है ना, कोई तुमको कोई भी शॉर्ट नहीं रहेगा, एकदम आराम से तुम करो, फ्रीली एकदम ट्रेड कर सकते हो। तो अगर वो लोग दो कंट्रीज आपस में फ्री ट्रेड को प्रमोट कर रही है, तो हमारे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी, बिजनेस के लिए तो अपॉर्चुनिटी, बिजनेस तो बोलेगी कि यार मेरे को तो घुसना चाहिए, मेरे को तो घुस के धंधा करना चाहिए, ट्रेड बैरियर्स हट रहे मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं पहले धंधा नहीं कर पा रहा था उस कंट्री के साथ में, अब मैं वही वहाँ के लोगों को भी बेच पाऊंगा अपना माल, है ना, वहाँ के लोगों को भी मैं बेच पाऊंगा, मेरा माल, ट्रेड बैरियर हट रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी देखकर लोग बाहर जाना शुरू कर देते, ऑर्गेनाइजेशन बाहर जाना शुरू कर देती है कि भाई बाहर जा करके जो है बाहर जा करके अपना प्लांट वगैरह डालूंगी, बाहर जा करके जो है अपन क्या करेंगे, बाहर जा करके अपने गुड्स वगैरह अपन बेचेंगे। अगला जो रीज़न है जिसकी वजह से जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल जाने की कोशिश करती है, वो है स्ट्रैटेजिक अलायंस। स्ट्रैटेजिक अलायंस सर, अपन ने इसमें एग्जांपल लिया था स्टारबक्स का, कि स्टारबक्स ने क्या किया, स्ट्रैटेजिक अलायंस का उसने उसने देखा कि स्ट्रैटेजिक अलायंस का एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने को जो है इंडिया में जाना है, इंडिया में जाकर के अपने को धंधा तो करना है, लेकिन इंडिया में जब अपन जाएंगे, है ना, तो अपने को आसानी से एंट्री नहीं मिलेगी, काफ़ी सारे लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। ये लोग अलग अलग अपने को जो चीज़ें बोलेंगे, भाई अलग अलग चीज़ों के साथ जो है कंप्लाई करो, काफ़ी ज़्यादा हमारे ऊपर जो है मतलब ईजिली हम लोग घुस नहीं पाएंगे। अगर ऐसे अकेले जाएंगे स्टारबक्स वाले तो इजीली घुस नहीं पाएंगे। तो एक काम करते, किसी के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर्म करते, ताकि हमको इजी एक्सेस मिल जाए उस कंट्री के अंदर जो है अपने को एंट्री मिल जाए, और हम लोग जो है अच्छे से वहाँ पे जो है अपने माल वगैरह जो है बेच सके, है ना, हम लोग अपने अपना जो भी धंधा वगैरह करना है वो अपना धंधा वगैरह अच्छे से कर सके। तो इसके लिए वो लोग क्या करेंगे, स्ट्रैटेजिक अलायंस करेंगे। तो जैसे कि अपन ने देखा स्टारबक्स एंड टाटा का जो है फिर स्ट्रैटेजिक अलायंस हुआ कि यार साथ मिलकर के काम करते हैं, ठीक है ना। तो बाहर से उनको इंडिया के अंदर आना था, लेकिन उनको पता है इंडिया के अंदर आएंगे तो काफ़ी सारे अपने को जो है लॉज एंड रेगुलेशन है उनको अपने को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, वो टाटा के साथ भी मिल करके स्ट्रैटेजिक अलायंस करके आ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि उनको जो है लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करना है, वो तो उनको स्टिल करना है, लेकिन कुछ उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी इंडिविजुअली, जब वो खुद ऐसे एज अ फॉरेन कंपनी बैठ करके डायरेक्टली घुस रहे थे बिना किसी के साथ अलायंस किए हुए, ठीक है, तो उनके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आती, उनके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कतें आती। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि भाई वो लोग टाटा के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस कर रहे हैं, टाटा को भी बेनिफिट होगा, टाटा इंडियन कंपनी है तो इंडिया का फ़ायदा हो रहा है। अब वो फॉरेन कंपनी है, टाटा के साथ कोलैब करके यहाँ पे आ रही है, अलायंस करके यहाँ पे आ रही है, तो हमको लग रहा है कि चलो टाटा को भी फ़ायदा होगा, ठीक है आने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर जब भी आपको कोई ऐसे स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाने का जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है किसी दूसरे कंट्री के अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपकी छोड़ोगे अपॉर्चुनिटी को, और आप यही अपॉर्चुनिटी को देख करके जो है ग्लोबल जाने की जो है कोशिश करते हो सर। तो ये जितना भी अपन ने पार्ट है ये ऑलरेडी अपन लेक्चर नंबर 12 के अंदर डिस्कस करके आ चुके। आधा घंटा मैंने फिर से लगाया ये वाले पार्ट को जो है रिवाइज करने के लिए। मेरे ख्याल से वो भी जो लेक्चर है वो 40 मिनट का था, ऑलमोस्ट अपन ने उतना ही इक्विवेलेंट टाइम वापस से उस चीज़ में डाला। बट मेरे को लगता है ठीक है, मतलब उसके अंदर मेरे को लगा कर कि शायद तुमको समझ में आया हो, नहीं आया हो, मतलब आई डोंट नो कैसे तुम्हारा वो सीन वहाँ पे रहा रहेगा, लेकिन वही है, मेरे को लगा कि यार एक बार अच्छे से अपन रिवाइज करा देते हैं। मेरे को मतलब मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं था उस लेक्चर के साथ में, तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा करवा लेते, शायद मेरे को लगा वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड गया फिर क्या आ गई। बट मेरे ख्याल से तुमको ईजी रहेगा, मतलब तुमको अभी अभी ये वाला पार्ट जो है पूरा क्लियर तरीके से अच्छे से तुमको समझ में आ चुका रहेगा। इसको मैं डिटेल में इतना लेकर गया क्योंकि पता नहीं यार क्या आएगा एग्जाम में, क्या नहीं आएगा, किसको कुछ नहीं पता। बट ठीक है सर, अच्छे से अपन ने कर लिया, अच्छे से अपना हो गया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है सर, अभी अपन बढ़ते हैं आगे, है ना, आगे बढ़ते हैं और आगे वाले पार्ट को जो है अपन देखते हैं। तो सर हमारा अगला टॉपिक जो है वो है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, है ना सर। अपन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को और भी अच्छे से जो है समझते हैं कि यार अपने इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के अंदर जो है चीज़ें कैसे होगी, है ना, कैसे हम लोग जो है चीज़ों को जो है देखेंगे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के अंदर। अभी तो सर अपन तो अभी सिर्फ क्या डोमेस्टिक इन्वायरमेंट के अंदर थे, अपने कंट्री, अपन जिस कंट्री से बिलोंग करते थे उस कंट्री के इन्वायरमेंट को अपन समझ रहे थे, वो था अपना मैक्रो इन्वायरमेंट, अगर आपको याद रहेगा तो।
तो वही सारी चीज़ें जो है आपको एक बार फिर से जो है यहाँ पर भी जो है देखने को मिलेगी, लेकिन एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से जो है आपको यहाँ पे चीज़ों को जो है देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले से इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के अंदर देख लेते, वो लोग कहना क्या चाहते हैं। द सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स दैट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फेसेस आर नियरली लिमिटलेस, and the number and the complexity of these factors increases manifold as the number of products produced and geographic area served increases। सिंपल सी बात है सर, जितने भी फैक्टर्स थे, जितने भी आपके फैक्टर्स है जो कि आपको मैक्रो इन्वायरमेंट को समझने के लिए जो है काम आ रहे थे। ऊपर हमने देखा सर, अगर मैं थोड़ा सा आपको ऊपर लेके चलूँ तो सर अपन ने ये देखा ना, पेस्टल एनालिसिस अपन एक टूल था सर, जिससे अपन अपने मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे थे, जिससे अपन क्या कर रहे थे, अपने एक मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे थे। तो यही टूल जो है आपका पेस्टल एनालिसिस, जो ये टूल है, ये जो फैक्टर्स है आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, है ना, सोशल, ये जितने भी फैक्टर्स है आपके, ये सारे फैक्टर्स के आपको इंटरनेशनल इन्वायरमेंट भी देखने को मिलेंगे, है ना। क्योंकि अब आप बोल रहे हो कि यार मैं एक कंट्री में जाऊंगा, मेरा जो एरिया है, जिसके मतलब मैं जो है फॉर एग्जांपल 50 लोगों को जो है केटर कर रहा था, अब मैं जो है 500 लोगों को केटर करने वाला हूँ, है ना। तो चीज़ें जो है मेरी बढ़ेगी, है ना, मेरा स्कोप बढ़ रहा है। तो जितने मेरे ये फैक्टर्स है वो भी तो वहाँ पे इंक्लूड होंगे ना, वो भी तो वहाँ पे जो है बढ़ेंगे, वो भी तो मेरे को एक लार्ज स्केल पे देखने पड़ेंगे, है ना। तो वही हो रहा है सर, ये सारे जो जितने भी फैक्टर्स है ना, ये सारे फैक्टर्स आपको आपके इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में देखने को मिलेंगे। और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में जब आप जाओगे, कॉम्प्लेक्सिटीज आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। पहले तो सिर्फ आप इंडिया में धंधा कर रहे थे, डोमेस्टिकली धंधा कर रहे थे, है ना, एक कंट्री में धंधा कर रहे थे। अब आप बोल रहे हो मैं एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में भी जाऊँगा और 2 कंट्रीज में धंधा करूँगा, 3 कंट्री में जाऊँगा, 3 कंट्री में जाकर धंधा करूँगा। कंट्रीज बढ़ा रहे हो, अपना स्कोप बढ़ा रहे हो, आप लोग अपना जो रीच है, रीच को बढ़ा रहे हो, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी भी तो बढ़ेगी। प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो हो सकता है कुछ डिफेक्ट्स वगैरह भी मिले, वेस्टेज भी फिर ज़्यादा होगा, है ना, उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। सारी चीज़ें भी होगी ना, सारी चीज़ें बढ़ेगी ना सर, तो सारी चीज़ें आपके लिए जो है धीरे धीरे करके बढ़ेगी। वो इन लोगों ने बोला कि यार इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में जाओगे तो चीज़ें आपके लिए कम नहीं होगी और भी ज़्यादा लेवल पे बढ़ेगी, है ना। एंड असेसमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन। अगर आपको क्या करना है, इंटरनेशनल जाना है, तो सबसे पहले आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, उसको जो है तुम अच्छे से असेस करो। कौन सा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपके इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का एक्सटर्नल, मतलब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जहाँ आप जाने वाले हो ना। से फॉर एग्जांपल आप यूएसए में जा रहे हो, है ना, आप यूएसए में जाके धंधा करने वाले हो। यूएसए में से फॉर एग्जांपल आपका जो है, आप कोई भी एक सिटी पकड़ लो, है ना, कोई भी एक सिटी आपने यूएसए की पकड़ ली, वहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है आप सेटअप करने वाले हो। तो उसके बाद उसके आसपास का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझने की बात चल रही है कि पहले उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझो जहाँ पर जाकर के आप धंधा करने वाले हो। इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन। Analyzing international environment is important since it allows organization to discover opportunities in global market। आप क्यों एनालाइज कर रहे हो आपके वहाँ के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, आप इसीलिए यहाँ पे वहाँ के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हो ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ पता लग जाए कि वहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके लिए अवेलेबल है। एंड इवेल्युएट फिजिबिलिटी ऑफ कैपिटलाइजिंग ऑन दीज अपॉर्चुनिटीज़। आपको वही आपके कैपेबिलिटीज़ के साथ रेट करना है कि क्या आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज भी कर सकते हो। उसकी फिजिबिलिटी को भी आपको देखना है कि क्या इसको कैपिटलाइज करना है। ऐसी अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है, बट क्या उसको कैपिटलाइज करना पॉसिबल है, क्या हम लोग उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, ये भी चीज़ अपने को देखनी पड़ेगी। असेसमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कैन बी डन एट 3 लेवल्स। अब जब आप क्या कर रहे हो, आपके इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को समझ रहे हो ना, क्यों समझ रहे हो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को आप इसीलिए समझ रहे हो ताकि आपको ये पता लग जाए कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट है तो आपको ये देखना है कि क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर सकते हो क्या, ये चीज़ आपको देखनी है। ये जब चीज़ आप देख रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो चीज़ आपको जाननी है कि क्या कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, ये आपको जानना है। ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, आपके इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का असेसमेंट करना पड़ रहा है। अब जब ये असेसमेंट आप करोगे ना, तो ये आप 3 लेवल्स पर असेसमेंट करोगे। सबसे पहले आप मल्टीनेशनल लेवल पर करोगे, फिर आप रीजनल लेवल पे करोगे, एंड फिर आप कंट्री लेवल पे जो है एनालिसिस करोगे, आपका असेसमेंट करोगे। अब ये मल्टीनेशनल लेवल क्या है, रीजनल लेवल क्या है, कंट्री लेवल क्या है, ये तीनों लेवल्स को अभी अपन आगे जो है समझने वाले। सबसे पहले समझते हैं सर मल्टीनेशनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस। मेरे ख्याल से मुद्दा तुमको समझ गया रहेगा। मुद्दा ये है कि अपन जो है इंटरनेशनल जा रहे तो अपन बोल रहे इंटरनेशनल जाने से पहले इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को स्टडी कर लो, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को एनालाइज कर लो। क्यों कर लो भाई, ताकि तुमको अपॉर्चुनिटीज़ पता लग जाए, अच्छा जब तुमको अपॉर्चुनिटीज़ पता करनी है तो उसके लिए इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को कैसे समझोगे, 3 लेवल्स पे समझोगे उसको, 3 लेवल पे डिवाइड करोगे, 3 लेवल पे तुम्हारा ये असेसमेंट तुम कैरी ऑन करोगे। सबसे पहला मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट एनालिसिस करोगे,
फिर उसके बाद रीजनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस करोगे, एंड उसके बाद फिर आप क्या करोगे, कंट्री इन्वायरमेंटल एनालिसिस करोगे। 3 लेवल्स पे आप जो आपके एनालिसिस करोगे, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को समझ लोगे, उससे आपको पता लग जाएगी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनने वाली है। सबसे पहले समझते हैं सर हमारे मल्टीनेशनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस को। देखते हैं सर इस लेवल पे अपन जो है कैसे चीज़ों को जो है एनालाइज करने वाले है सर। मल्टीनेशनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड मॉनिटरिंग सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट ऑन अ लार्ज स्केल। अब आप चीज़ों को जो है लार्ज स्केल पे देखोगे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि पहले सिर्फ आप इंडिया में धंधा कर रहे थे, अब आप जा रहे हो ग्लोबल, अब आप जाकर के ग्लोबली भी धंधा करने वाले हो। ग्लोबली जब आप जाकर के धंधा करने वाले हो, एक दूसरी कंट्री में जाकर के आप धंधा करने वाले हो, तो आप आपके स्केल को बढ़ा रहे हो। अब आपकी स्केल को बढ़ा रहे हो, पहले आप सिर्फ 50 लोगों को केटर कर रहे थे, अब आप 500 लोगों को केटर करने वाले हो। स्केल बढ़ा, जब स्केल बढ़ा तो चीज़ें भी बाकी सारी बढ़ेगी। आपको अच्छे से सारी चीज़ों को जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो जब आप लार्ज स्केल पे चीज़ों को असेस कर रहे हो, मतलब कि आप मल्टीनेशनल एनवायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हो, चीज़ों को लार्ज स्केल पे देख रहे हो, चीज़ों को लार्ज स्केल पे समझ रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल डेवलपमेंट्स कवरिंग इकोनॉमिक एंड अदर माइक्रो एलिमेंट्स इज इंपॉर्टेंट। Governments have free or interventionist tendencies in economies that needs to carefully consider। गवर्नमेंट के पास हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको फ्री ट्रेड करने दे रही है, या फिर गवर्नमेंट हो रहा है कि आपका कुछ ना कुछ जो है आपके, मतलब जब भी आप जो है मतलब किसी भी कंट्री में जा रहे हो, तो दूसरी कंट्री में आपको सर वही बोला ना कि यार ऐसे ही थोड़ा ना आपको फ्रीली घुसने देंगे। स्टारबक्स और टाटा ने स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर्म किया। स्टारबक्स जो है चाहता तो खुद से भी आ सकता था, लेकिन गवर्नमेंट इंटरवेंट करेगी। गवर्नमेंट आसानी से धंधा नहीं करने वालेगी कि भाई तू फॉरेन की कंपनी है, फॉरेन की कंपनी छोड़ के इंडिया आ रही है, हाँ इंडिया में माल बेचेगी, वापस लेके जाएगी फॉरेन में पैसा, ऐसे ही देखो लेके जान देंगे क्या? ऐसे ही देखो लेके जान नहीं देंगे, इंटरवेन करेगी गवर्नमेंट। तो इंटरवेंशन को जो है स्टारबक्स अवॉइड करना चाहता था। ऐसा नहीं अभी भी इंटरवेन नहीं करेगी गवर्नमेंट, करेगी, लेकिन थोड़ा सा तो इंटरवेंशन कम हो गया। क्यों? क्योंकि टाटा भी साथ में इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी का फायदा हो रहा है ना। तो जो भी उनके आपस में एग्रीमेंट होगा टाटा और स्टारबक्स का, तो गवर्नमेंट अभी इंटरवीन तो करेगी, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा इंटरवेंशन कम हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि एक इंडियन कंपनी के साथ वो लोग स्ट्रैटेजिक अलायंस कर रहे हैं। तो वही अगर आप सीधा बिना अलायंस किए एक दूसरी कंट्री में जा रहे हो, है ना, तो गवर्नमेंट हो सकता है आपको आने दे कि यार नई कंपनी है, बाहर की कंपनी आ रही है, हमको चाहिए कि भाई ग्लोबलाइजेशन बढ़े हमारे कंट्री में, बाहर की कंट्री अभी आकर, बाहर की कंट्री की कंपनी भी आए आके के धंधा करे, तो हम उनको फ्रीली आने देंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई ये लोग ऐसे कैसे फ्री में आके धंधा करें, मतलब ऐसे कैसे ये लोग बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के धंधा करेंगे, हम लोग तो इंटरवीन करेंगे, गवर्नमेंट बोल रही है हम तो इंटरवीन करेंगे। तो वो सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या गवर्नमेंट इंटरवीन करने वाली है आपके ग्लोबल ऑपरेशंस के अंदर में, या फिर नहीं। क्या आपको आराम आराम से अच्छे से वो धंधा करने देगी, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत है आपके इसमें डालने वाली, वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा और उसको अच्छे से केयरफुली कंसिडर करना पड़ेगा। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर इम्पैक्ट। बेसिकली ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी नहीं करेगी, है ना, मेरे ऊपर उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, गवर्नमेंट मेरे लिए क्या क्या पॉलिसीज बना रही है, मेरे लिए यानी कि जो कंपनी बाहर से आ रही है, फॉरेन कंपनी होगी ना बेसिकली वो, तो वो फॉरेन कंपनी के क्या रेगुलेशंस बनने वाले हैं, क्या पॉलिसीज बनने वाली है, उसका मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, सारी चीज़ें आपको जो है अच्छे से जो है समझनी है। और उसी के बाद आपने डिसीजन लेना है, क्या आप जो है इंटरनेशनल जाना चाहते हो या फिर नहीं जाना चाहते हो। उसके बाद सर आपका अगला इन्वायरमेंटल एनालिसिस जो हो रहा है, वो हो रहा है रीजनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस। रीजनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस के अंदर क्या कर रहे हैं सर, रीजनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस के अंदर थोड़ा सा और इन डेप्थ जा रहे हैं हम लोग सर, है ना। थोड़ा सा और अपन क्या जा रहे हैं, थोड़ा सा और अपन इन डेप्थ जा रहे हैं। पहले अपन लार्ज स्केल पे चीज़ों को देख रहे थे मल्टीनेशनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस के अंदर में, अब अपन थोड़ा सा और इन डेप्थ जा रहे हैं। अब अपन थोड़ा सा और क्या जा रहे हैं, इन डेप्थ जा रहे हैं। पहले तो अपन चीज़ों को जस्ट एक ओवरव्यू लेकर के देख रहे थे कि यार गवर्नमेंट वगैरह का क्या सीन होने वाला है, गवर्नमेंट आने देगी नहीं देगी, क्या सीन देगी, मतलब वो सारी चीज़ें आप देख रहे थे। अब आप बोल रहे हो कि यार चल थोड़ा सा एक कदम और नीचे चलते, एक कदम और नीचे जाकर के अंदर जाकर के देखते कि क्या चीज़ें कैसे बनेगी। Is a regional environmental analysis is a more in-depth evaluation of the critical factors in a specific geographic area। अब आप क्या करोगे, अब आप जा रहे हो यूएसए, तो पहले सिर्फ आप यूएसए के बेस पे देख रहे थे क्या यूएसए के अंदर धंधा करने को मिलेगा, है ना, क्या गवर्नमेंट जो यूएसए की गवर्नमेंट है इंटरवीन करेगी नहीं करेगी, फ्रीली अंदर हमको एंट्री दे देगी आने के लिए, या फिर क्या करेगी, पहले आप ये देख रहे थे। अब बोल रहे हो चल ठीक है एक स्टेप और आगे जाता हूँ, एक स्टेप और जाकर के थोड़ा सा और इन डेप्थ एनालिसिस करता हूँ यूएसए के अंदर से, फॉर एग्जाम्पल कैलिफोर्निया, है ना, कैलिफोर्निया में जाकर के मैं जो है यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कैलिफोर्निया के अंदर जाकर के मैं जो है धंधा करने वाला हूँ। फिर अलास्का के अंदर जाकर के मैं जो है क्या करने वाला हूँ, धंधा करने वाला हूँ। तो अलास्का के अंदर मैं जो है जहाँ पे के जाकर के धंधा करने वाला हूँ, तो मैं अलास्का मेरी एक स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया हो गई, है ना, वो एक स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया हो गई। अब वो स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया के अंदर क्या चीज़ें बनने वाली है, सॉरी मेरे ख्याल से माइक थोड़ा सा वो हो गया रहेगा, हाँ। तो स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया के अंदर क्या चीज़ें बनने वाली है, वो स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया के अंदर जो चीज़ें बनने वाली है उसको मैं जो है जाकर के डिस्कवर करूँगा, समझूंगा। एक सेकंड सर, थोड़ा सा लाइट उधर हो गया।
हाँ सर। तो स्पेसिफिक एरिया में जाकर के, जोग्राफिक एरिया में जाकर के आपके लिए क्या सिनारियोज बनने वाले वो आप देखने वाले हो। द इम्फोसिस वुड बी ऑन डिस्कवरिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज फॉर गुड सर्विस और इनोवेशन इन द चूजन लोकेशन। जो लोकेशन आपने चूज की है, यूएसए तो जा रहे हो, बट यूएसए में जाकर के कहाँ धंधा करोगे, कहाँ से आप आपका प्लांट को ऑपरेट करोगे, कहाँ उस प्लांट को सेटअप करोगे, उस लोकेशन में आपके लिए क्या क्या चीज़ें जो है अपॉर्चुनिटीज बनने वाली है, उस पर्टिकुलर लोकेशन में जो आप जाकर के चीज़ों को देखोगे। तो मल्टीनेशनल में आप ऐसे कंट्री एज अ होल लार्ज स्केल पे देख रहे थे यूएसए को। फिर आपने बोला थोड़ा सा इन डेप्थ जाता हूँ, अलास्का में धंधा सेटअप करने वाला हूँ, तो अलास्का के अंदर चीज़ों को देखता हूँ क्या अपॉर्चुनिटी बनने वाली है, क्या इनोवेशन मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। एक चूजन लोकेशन के अंदर अपन ने यूएसए के अंदर अलास्का को चूज़ किया, तो उधर अपने को क्या जो है अपने को बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज अपने को मिलेगी। थोड़ा सा इन डेप्थ गए, रीजनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस उसको बोलते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, कंट्री इन्वायरमेंटल एनालिसिस करेंगे। हैज़ टू टेक अ डीपर लुक एट द इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। फिर आप बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखो, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, कल्चरल डायमेंशंस। फिर आप बेसिकली क्या करो, पेस्टल एनालिसिस करो, है ना। कंट्री इन्वायरमेंटल एनालिसिस के अंदर कुछ नहीं करने को बोल रहे, पेस्टल एनालिसिस करने को बोल रहे। ऊपर अपन ने पढ़ा ना पेस्टल एनालिसिस में, वही पॉलिटिकल फैक्टर देखो, फिर आपका जो है लीगल फैक्टर देखो, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर देखो, है ना, इकोनॉमिक फैक्टर देखो। ये देखा ना अपन पेस्टल एनालिसिस के अंदर, इन्वायरमेंटल फैक्टर देखो। कुछ मत करो, कंट्री इन्वायरमेंट एनालिसिस में जाओ क्या, और एक स्टेप अहेड जाओ, और एक स्टेप इन डेप्थ जाओ, और जाकर के क्या करो, पेस्टल एनालिसिस करो। जाकर के क्या करो, पेस्टल एनालिसिस करो। हैज टू टेक अ डीपर लुक एट द इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, पेस्टल एनालिसिस करने को आपको बोल रहा है। द एनालिसिस मस्ट बी कॉम्प्रोमाइज फॉर ईच ऑफ द कंट्री, कस्टमाइज, सॉरी कॉम्प्रोमाइज बोल रहा हूँ, कस्टमाइज फॉर ईच ऑफ द कंट्रीज टू डेवलप इफेक्टिव मार्केट एंट्रेंस स्ट्रैटेजी। हर एक जो आपकी डिफरेंट कंट्रीज है जहाँ पर आप ऑपरेट करने वाले हो, जहाँ पे आप धंधा करने वाले हो, हर एक अलग अलग कंट्री के लिए जो है आप क्या करो, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाओ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक कंट्री के मैक्रो एनवायरनमेंट को आपको समझना पड़ेगा, पेस्टल एनालिसिस आपको उसके लिए करना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में भी धंधा कर रहा हूँ, यूएसए में भी धंधा कर रहा हूँ, चाइना में भी धंधा कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद सर आपका जो है यूरोप में भी धंधा करने वाला हूँ। अलग अलग कंट्री हो गई, है ना, अलग अलग कंट्री में हो गई, अलग अलग कंट्री के अंदर मैं जाकर के धंधा करने वाला हूँ। अलग अलग कंट्री का अलग अलग जो है आपका जो है सिनेरियो होगा, मैक्रो एनवायरनमेंट अलग अलग होगा। अलग अलग कंट्री के मैक्रो एनवायरनमेंट को समझने के लिए पेस्टल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो कंट्री कंट्री इन्वायरमेंट एनालिसिस में वही बोल रहे हैं, जो अलग अलग कंट्री के अंदर आप धंधा कर रहे हो ना, अलग अलग कंट्री के इन्वायरमेंट को समझो, मैक्रो एनालिसिस, मैक्रो इन्वायरमेंट को उसके समझो। कैसे समझ पाओगे मैक्रो इन्वायरमेंट को, पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस एक टूल है मैक्रो इन्वायरमेंट को समझने के लिए, पेस्टल एनालिसिस करेंगे। तो वही बोला, पेस्टल एनालिसिस करो, उसके बेस में अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, हर एक अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाओ। सिंपल है सर। मेरे ख्याल से तीनों आपको जो है एनालिसिस समझे होंगे। एक बार ये पार्ट अच्छे से आप घर पे जाकर के एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना। आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी सकता है, वो नहीं भी पूछ सकता है, बट अपने को तैयार पूरी तरीके से रहना है। तो मेरे ख्याल से इतना पॉइंट सभी बच्चों को जो है यहाँ पर जो है अपने क्लियर रहेगा। तीन जो है लेवल्स पे आप जो है क्या करने वाले हो, एनालिसिस करने वाले हो, मल्टीनेशनल, रीजनल एंड कंट्री, है ना। तीनों आपको जो है मेरे ख्याल से समझ में आ गए रहेंगे। अभी अपन बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, वो है क्या, अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री। तो सर अभी अपन क्या करने वाले, अभी अपन प्रोडक्ट को समझेंगे। तो मेरे ख्याल से एक पार्ट अपने को पूरे अच्छे तरीके से एकदम मक्खन अपने दिमाग में गया रहेगा। वो कौन सा पार्ट है, इंटरनेशनलाइजेशन, है ना। इंटरनेशनलाइजेशन का पार्ट अपन ने अच्छे से देखा, है ना। लेक्चर नंबर 12 में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया। लेक्चर 13 में आकर के फिर अपन ने रिवीजन के नाम पे अच्छे से पूरे इस कंसेप्ट को दोबारा से समझ लिया, दूसरे बार समझ लिया, है ना। और उसके बाद अपन ने जो है एनालिसिस, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को समझने वाला पार्ट भी जो है देख लिया। तो अपन जो है थोड़ा सा आगे और चैप्टर नंबर 2 के अंदर प्रोसीड कर रहे, एक नए पार्ट की तरफ अपन जो है बढ़ रहे। ये पार्ट जो है पूरा तो इस लेक्चर में हो नहीं पाएगा, लेकिन स्टिल अपन जो है इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, है ना। अब आए हैं लेक्चर कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा अपन कुछ नई चीज़, बिकॉज आज का लेक्चर अगर आप देखोगे तो आधा घंटा अपना शुरू का इसमें ही गया। रिवीजन के नाम पे अपन एकदम इन डेप्थ घुस करके वापस पूरा सही चीज़ों को जो है अपन पढ़ लिए। इंटरनेशनलाइजेशन का जो पार्ट है वो पूरा अपन वापस से पढ़ लिया, है ना। बट कोई नहीं, अच्छे से अपने दिमाग में गया, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट था सर, है ना। अभी अपन देखते हैं सर अपना एक नया टॉपिक यानी कि मतलब चैप्टर 2 ही चल रहा है। चैप्टर 2 के अंदर अपना जो अगला टॉपिक है वो ये है कि अपन प्रोडक्ट को समझेंगे, प्रोडक्ट के साथ अपनी इंडस्ट्री को समझेंगे, है ना। प्रोडक्ट अपने को पता है सर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जूते बनाने वाली कंपनी हूँ तो मेरे लिए प्रोडक्ट क्या होगा, जूते मेरे प्रोडक्ट रहेंगे, है ना। अगर मैं वॉच बनाने वाली कंपनी हूँ तो मेरे लिए प्रोडक्ट क्या रहेगा, वॉच मेरे लिए मेरा प्रोडक्ट रहेगा, है ना। अगर मैं कपड़े बनाने वाली कंपनी हूँ, मेरे लिए प्रोडक्ट क्या रहेगा, मेरे कपड़े मेरे लिए प्रोडक्ट रहेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट तो सबको पता है, प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट बेसिकली जो भी आप बिजनेस में हो, जो भी आप बिजनेस में चीज़ बेच रहे हो, है ना, वही चीज़ आपके लिए प्रोडक्ट हो गया आपकी, है ना। और इंडस्ट्री सर, अलग अलग आपकी इंडस्ट्री होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना, कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, है ना। उसके बाद सर आपकी अलग अलग इंडस्ट्री होती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई एक, है ना, गाड़ियाँ वगैरह बनाने की इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो गई आप एक आपकी,
है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्री, है ना, तो आपकी अलग अलग इंडस्ट्री होती है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर वाली इंडस्ट्री हो गई, रोड्स ब्रिजेस वगैरह हो, जो घर वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली इंडस्ट्री, है ना, तो ये सारे आपके अलग अलग आपकी जो है आपकी इंडस्ट्रीज होती है। तो प्रोडक्ट भी अपने को मोटा मोटी पता है, इंडस्ट्री भी अपने को पता है, तो इस पार्ट में अपन देखेंगे क्या, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फीचर्स देखेंगे कि यार प्रोडक्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि आपने पता है मोटा मोटी, अगर अपन थोड़ा सा देख के मतलब अपना बताया तो यार ये अगर ये मेरे लिए प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये वॉच है, सब देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ कि नहीं, मैं भी चेक कर ले रहा हूँ, है ना। तो ये देख सकते हैं क्या है सर, ये वॉच है आपकी, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए ये वॉच जो है मेरा क्या है सर, प्रोडक्ट है, मेरा वॉच क्या है मेरे लिए, प्रोडक्ट है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देख के मेरे को बता सकते हो क्या होंगे तुम्हारे हिसाब से, है ना, तुम्हारे हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स देख के बता दो। सबसे पहला तो सर क्या है सर, ये वॉच को मैं फील कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, है ना, छू सकता हूँ, पहन सकता हूँ, है ना, पहन सकता हूँ। तो ये मेरे लिए टेंजिबल हो सकती है ना, ये मेरे लिए क्या हो गई, टेंजिबल हो गई। अगर मैं इसको देखूँ तो क्या मेरे लिए हो गई, ये मेरे लिए टेंजिबल हो गई, बराबर है कि नहीं। एक सेकंड, क्या हो रहा है इसमें, हाँ, बटन दब गई, डिजिटल ना, हाँ। तो सर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टेंजिबल है, मैं देख सकता हूँ इसको, टेंजिबल है कि नहीं, टेंजिबल है सर। अच्छा, अब इसके लिए मैंने कुछ प्राइस भी पे किया रहेगा, फ्री में थोड़ा ना लेकर आया हूँ सर, गिफ्ट में गिफ्ट वगैरह भी नहीं दिया, फ्री में नहीं लेकर आया हूँ, मैं पैसा लेकर के इसके लिए लेकर गया हूँ। तो मैंने इस प्रोडक्ट के लिए क्या भरा रहेगा, प्राइस भी भरा रहेगा, है ना। और इसके क्या मतलब ये फ्री की वॉच तो नहीं है, इस पर प्राइस पे किया हुआ है। अच्छा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है ना। तो ये मोटा मोटी बेसिकली तुमको समझना रहेगा, अगले आने वाले पार्ट में अपन देखने के वाले, आने वाले पार्ट में अपन देखने वाले। चलो एक बार पढ़ ही लेते क्या वो लोग कहते हैं, हाँ, पढ़ ही लेते वो लोग क्या कहते हैं। बिजनेस सेल प्रोडक्ट्स, अ प्रोडक्ट कैन ईदर बी अ गुड और सर्विस। जैसे कि मैंने बताया, एक प्रोडक्ट जो है आपके लिए गुड भी हो सकता है ना। अभी तक आपने सिर्फ गुड की बात करी, ये सर्विस है। अगर मैंने इसका फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरी कल जाकर के एक वेबसाइट खोल ली, वो वेबसाइट के अंदर मैंने जो है ये जो बैच है जो अपन फ्री में कर रहे हैं, जो कि तुम बता नहीं रहे हो अपने दोस्तों को, हाँ मैं देख रहा हूँ, है ना, तुम्हारा काम है कि तुम अपने दोस्तों को बताओ कि फ्री में अपन बैच कर रहे हैं, है ना, तो वो लोग भी आए, वो भी इसका लुफ्त उठाए, लेकिन तुम बताओगे नहीं, ठीक है, कोई नहीं, कर लो मजे। लेकिन अगर ये बैच को सर मैंने मेरी एक वेबसाइट खोल करके जो है बेचना चालू कर दिया, है ना, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा। आज की डेट में डिफरेंट फैकल्टीज है ना, तो वो डिफरेंट फैकल्टीज़ के अपन क्या करते, लेक्चर परचेस करते। तो जब वो लेक्चर उनके परचेस कर रहे तो वो उनके लिए क्या, वो उनके लिए उनके वो क्या, वो प्रोडक्ट हो गया ना, वो बेच रहे हो उस चीज़ को, तो वो उनके लिए उनका प्रोडक्ट हो गया। सर्विस भी एक प्रोडक्ट हो सकती है, गुड्स भी आपके प्रोडक्ट हो सकते हैं, है ना। इट माइट बी फिजिकल गुड और अ सर्विस, जैसे कि टेंजिबल गुड्स हो गए, फिजिकल गुड और सर्विस जिसका एक फिजिकल सब्सटेंस है, फिजिकल फॉर्म है। हो सकता है इंटेंजिबल है ना, इंटेंजिबल हो। एंड एक्सपीरियंस, बिजनेस प्रोडक्ट्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक एज फॉलोज, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, जैसे कि टेंजिबल, इंटेंजिबल, ये तो अपन ने देख लिया इसको देख करके कि यार ये टेंजिबल है। सर्विसेज क्या होती है, मोस्टली इंटेंजिबल होती है ना, आप देख नहीं सकते हो सर्विसेज को, है ना, बस आप मतलब हाँ मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हो आप उसको, है ना, बट वो इंटेंजिबल है। टेंजिबल प्रोडक्ट कैन बी हैंडल, सीन, फिजिकल फेल्ट, ये तो बेसिक चीज़ है यार। पेन, बुक, मोबाइल, उसका ही उन्होंने जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कार, है ना। अल्टरनेटिवली एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट इज नॉट अ फिजिकल गुड, सच एज टेलीकॉम सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, अदर सर्विसेज, रिपेयर सर्विसेज, वो सर्विसेज की बात कर रहे हैं, दैट इज इंटेंजिबल। तो ये तो बेसिक चीज़ अपने को बता दी। और देखते हैं क्या बोल रहे हैं सर, बेसिक पार्ट बोल रहे हैं वो लोग, अभी अपने को बेसिक पार्ट समझा रहे हैं। ऑन अकाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन बिजनेस आर नॉट एबल टू फिक्स मार्केट प्राइस बाय एडिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑन द कॉस्ट, रादर दे वर्क ऑन रिड्यूसिंग द कॉस्ट गिविंग द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। सर कॉम्पिटिशन चल रहा है, कॉम्पिटिशन की वजह से हो क्या रहा है, अपन प्रॉफिट तो बढ़ा नहीं पा रहे, है ना, अपन क्या कर रहे हैं, बढ़ा नहीं पा रहे प्रॉफिट, तो अपन बढ़ा नहीं पा रहे, लेकिन आप धीरे धीरे कोशिश कर रहे हो कॉस्ट को कम करने के लिए, है ना। आप प्रॉफिट बढ़ा नहीं पा रहे हो, आप मतलब ज़्यादा महंगा माल नहीं बेच पा रहे हो, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि यार मैं बेचूँ उतने में, लेकिन पीछे जो मेरे को उसका कॉस्ट लग रहा है ना, मैं उसको कम करते चलूँ, है ना, मैं उसको कम करते चलूँ। एग्जाम्पल के लिए घड़ी है, घड़ी मेरे को जो है मैं मार्केट में जो है बेच रहा हूँ 200 रुपये की, मेरे को इसको बनाने को लगता है 150 रुपये। अगर मैं इसको 200 के बदले 250 में बेचूँ, तो मैं बोलूँगा मेरा प्रॉफिट मार्जिन मैंने बढ़ाया, मैंने बकायदा क्या किया, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया। लेकिन अभी कंपटीशन ऐसा चल रहा है कि मैं इसके प्राइस को बढ़ा नहीं सकता हूँ, तो मैं मेरे प्रॉफिट को कैसे बढ़ाऊँ, तो मैं मेरे प्रॉफिट को कैसे बनाऊँ। एक तो पहले ऐसे था बकायदा, मैं इसके ऊपर एक -% ऑफ प्रॉफिट अगेन मैं इसके ऊपर ऐड कर रहा था, 200 का 250 करके बेच रहा था, है ना। अब कंपटीशन क्योंकि इतना है कि बाकी सारे लोग भी उसको 200 पे बेच रहे, तो मैंने अगर 250 किया तो ये बात तो श्योर है कि मेरी घड़ी कोई खरीदने नहीं वाला, तो मैं मेरा प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊँ, कॉस्ट कटिंग करके, इसके कॉस्ट को कम करके। पहले इसके कॉस्ट लग रहा था मेरे को 150 रुपये, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ तो भी ऐसे इसके अंदर इनोवेशन करूँ, कुछ तो भी ऐसे टेक्निक्स यूज़ करूँ जिसको इसके 150 के बदले में 120 रुपये बना सकूँ। अगर मैंने इसको 120 रुपये बना दिया, प्रॉफिट मेरा बढ़ गया बिना मेरे प्राइस को बढ़ाए हुए, है ना। तो एक कैरेक्टरिस्टिक वो ये बोल रहे हैं आपके प्रोडक्ट का कि यह आपके कंपटीशन की वजह से आप जो है इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ा पा रहे हो।
अब इसके अंदर ये इसका प्रोडक्ट का कैसे इस कैरेक्टरिस्टिक होगा, थोड़ा सा मेरे को भी इसमें थोड़ा सा डाउट है, बट इंस्टीट्यूट का पॉइंट है, कुछ अपन कर नहीं सकते, उसमें समझना पड़ेगा, है ना। तो ये एक पॉइंट पॉइंट उधर उन्होंने लिखा है। उसके बाद सर बोलते हैं प्रोडक्ट क्या क्या होता है सर, एक प्राइस होता है ना। अब जैसे कि आप भी कोई प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो, जूता हो गया, आप कपड़े हो गए, खरीद के ला रहे हो, तो प्राइस पे कर रहे हो ना उसके लिए, फ्री में तो नहीं ला रहे हो, एक प्राइस पे कर रहे हो। बिजनेस डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड चार्ज द प्राइस ऑफ द बिजनेस, अपना डिसाइड करता है। वो उन्होंने एक ऐसे कैसे बेसिक बात की है, खुद से तुम रीड कर सकते हो। मेरे को नहीं लगता उसके अंदर रीड करके कुछ ऐसे मैं तुमको मतलब ऐसा एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बता दूंगा। तो एक मोटा मोटी अपन देखते हैं ना रेड में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बेसिक पता है यार, प्रोडक्ट के बारे में तुमको पता है। और आई डोंट थिंक वो एग्जाम में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछने वाला है तो तुम्हारे लिए हलवा क्वेश्चन होगा, लिख के आना आराम से। प्रोडक्ट हैव सर्टन फीचर दैट डिलीवर सेटिस्फैक्शन, कुछ ऐसे फीचर होते हैं प्रोडक्ट के जो कि सेटिस्फैक्शन डिलीवर करते हैं, जैसे कि वॉच है ना। किसी को अगर ब्लैक कलर पसंद है तो ये ब्लैक वॉच है, कि उसको एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि यार मेरे को ब्लैक कलर पसंद है, ब्लैक वॉच है, क्या बात है, मेरे को मज़ा आ रहा है, मेरे को अच्छी लग रही है ये वॉच देखने में, है ना। कि इसको इसके फीचर से सेटिस्फैक्शन मिल सकता है कि यार स्टॉप वॉच है, डिजिटल घड़ी है, सेल डालो साल 2 साल एकदम चलेगी, सेल बदलने की ज़रूरत नहीं, तो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्या बात है, सेल बदलने की ज़रूरत नहीं, इतने सारे फीचर्स है, लाइट वाइट है, अलग अलग मोड्स है, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। तो एक सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, जो उसके फीचर्स है प्रोडक्ट के, वो हमको सेटिस्फैक्शन डिलीवर करते हैं, ये एक बात उन्होंने बोली। उसके बाद सर हमको एक्सपीरियंस मिलता है ना, अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है मेरे को, यूज़ करके समय का पता लग रहा है, मैं एकदम टाइम मैनेजमेंट वगैरह कर पा रहा हूँ, जो कि मैं कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ। तो अलग अलग आपके एक्सपीरियंस हो रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस, अलग अलग आपके एक्सपीरियंस रहेंगे, है ना। प्रोडक्ट इज पिवटल फॉर बिजनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा क्रूशल रहता है आपके बिजनेस के लिए। द प्रोडक्ट इज द सेंटर ऑफ बिजनेस अराउंड विच ऑल स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज रिवॉल्व। अगर ये प्रोडक्ट ही नहीं है तो बिजनेस क्या है ना। अगर मैं मेरी कंपनी बेचती घड़िया है, अगर घड़ी हटा दो तो मेरा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, मेरा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा बिजनेस ही ये है कि मैं घड़ी बेचता हूँ। तो प्रोडक्ट के आसपास ही सारा कुछ काम हो रहा है, प्रोडक्ट पे ही तो धंधा टिका हुआ है, अगर प्रोडक्ट नहीं तो धंधा भी नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसलिए प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी बिजनेस के लिए। अरे अब प्रोडक्ट हैज़ अ यूज़फुल लाइफ, इसकी कुछ यूज़फुल लाइफ है। अब ये घड़ी को मैं कब तक यूज़ करूँगा, होएगा इसका आगे जाकर के स्ट्रैप टूट जाए, है ना, इसका कोई मशीन ख़राब हो जाए, मशीन का पार्ट खराब हो जाए, जिसको बदली करने के लिए अपने को इतना कॉस्ट लग रहा है जितने में नई घड़ी आ जाएगी, तो फिर मैं इसको क्यों यूज़ करूँगा, नई घड़ी जाकर के ले लूँगा, है ना। तो इसकी एक सर्टन यूज़फुल लाइफ रहेगी जब तक ये चलेगी। तो हर एक प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ यूज़फुल लाइफ होता है। चिप्स लेकर के आ गए आप, चिप्स की भी एक्सपायरी डेट होती है ना। कोई भी चीज़ दिख रहा है एक्सपायरी डेट, सर्विस की भी एक्सपायरी डेट रहती है। अपने अपन सीए वाले अपन जानते हैं कि अपने बात है ना 1.5 यूज़ के साथ लेक्चर आते हैं अपने, उस पर भी कुछ ड्यूरेशन होता है कि 1.5 यूज़ और 6 महीने के लिए आपको लेक्चर देखने को मिलेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि अपन आज लेक्चर खरीद लेते हैं तो वो लेक्चर अपने हर एक अटेम्प्ट के लिए अपने को काम आते हैं, नहीं ना भाई। एक अटेम्प्ट लगा, लेक्चर भी लग गए, लेक्चर भी गए, लेक्चर थोड़ा ना अपने पास रहते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन के साथ आते हैं, स्पेसिफिक एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं। द मोमेंट आप उसको क्या करते हो, ये करते हो, मतलब वही मतलब चालू करते हो आपके लेक्चर्स देखना, तो उसकी एक डेट रहती है। अगर 6 महीने का रहेगा तो आने वाले अगले 6 महीने बाद वो क्या हो जाएगा, आप देखो नहीं देखो, आपने जैसे एक्टिवेट किया 6 महीने बाद वो लेक्चर की एक्सपायरी डेट आने वाली है, खत्म हो गया, फिर आप वापस से लेक्चर नहीं देख सकते, फिर उसको रिन्यूअल का पैसा दो। अपन सीए स्टूडेंट तो ये दुख जानता है तो वही है सर, चाहे फिर वो सर्विस हो कुछ भी हो, प्रोडक्ट की एक क्या होती है, यूजफुल लाइफ होती है सर, ये बात अपन जानते हैं। तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट के मोटा मोटी आप क्या क्या पढ़ चुके हो अभी तक, मोटा मोटी कैरेक्टरिस्टिक्स तो अपन ने प्रोडक्ट के देख लिए सर। आज अपन यहीं पे रुकेंगे सर, आज अपन ज़्यादा आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। आज अपना थोड़ा सा टाइम अपना थोड़ा सा लग गया, अपन रिवीजन वगैरह किए, वो रिवीजन अपन वापस से ही मतलब अपना लेक्चर हो गया एक तरीके से, तो थोड़ा सा अपना वहाँ पे पढ़ गया, बट एक क्लैरिटी के लिए अपने को ज़रूरत थी तो वो ठीक थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। आज के लेक्चर में सर यहीं पे रुकते हैं सर, आने वाले अगले लेक्चर के अंदर सर अपन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे, मज़ा आएगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक बढ़िया कंसेप्ट है सर, फिर वैल्यू चेन एनालिसिस है। तो आने वाले अगले टाइम में सर अपने जो आने वाले लेक्चर्स रहेंगे, काफ़ी बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सर आपके लिए आने वाला है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया आपके लिए एग्जाम्पल भी ढूंढ के लेकर आएंगे, मज़े से एकदम पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। बस आप क्या करो, होमवर्क जो है मैं भी डेली बेसिस पे डाल रहा हूँ, तुम भी उसको डेली बेसिस से करो, है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाल फिलहाल कल मेरा जो है बीकॉम का पेपर है, तो देखो बीकॉम के पेपर के लिए अपन स्ट्रेस नहीं लेते। देखो बीकॉम के पेपर के लिए अगर मैं स्ट्रेस लिया ना तो मैं कुत्ते की मौत मरूँ, मेरा ऐसा सीन है। मेरा 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 बड़ा सिंपल सा फंड है, बीकॉम के पेपर के लिए पढ़ने का नहीं, बस क्या है, सैम्पल पेपर्स मेरे पास रहते, है ना, वो सैम्पल पेपर्स बस देख के आने का, उसमें से ही 70% 70% तो उसमें से ही आ जाता है, ख़त्म। और वो 70% में कुछ ऐसा लोड लेने वाला है नहीं, सारा कुछ तुम्हारे दिमाग में कंटेंट है सीए वाले यार, इतना तो बनता है, मतलब यार मतलब इतना तो आता है यार, दिख तो लेंगे, है ना। तो वो सारा कंटेंट दिमाग में, बस सोचने को थोड़ा सा टाइम लगता है, आराम से सोचते सोचते मज़े से आराम से दिखने का, स्ट्रेस नहीं लेने का, एकदम मैं मतलब एकदम आराम आराम से पेपर को लिखता हूँ, एकदम घाई भी नहीं करता हूँ मैं यार। टाइम गया तिल नहीं, वॉच पहन के जाता हूँ कि वॉच तो भी रहे, पता तो भी लगे, बट टाइम की तरफ देखने का भी नहीं,
एकदम आराम आराम से लिखने का, मस्त गाने वाने गुनगुनाते हुए एकदम ऐसा मस्त ऐसे एकदम चिल करके लिखने का। वही जीके के पेपर में भाई टाइम की इतनी मारा मारी रहती है कि भाई अगर और एक्स्ट्रा 2 घंटा भी किसने दे दिया तो वो भी अपने को कम पड़े, ऐसा वाला चिंता है। इधर तो आराम से एकदम आराम से, मतलब ऐसा पेपर है एडवांस अकाउंट्स का पेपर ऐसा कि यार उसके अंदर एक क्वेश्चन नहीं पूछते अकाउंट्स का, और नाम रखा है एडवांस अकाउंट्स, है ना। उसके अंदर एफएम के रेशियोज निकालने को बोलते हैं, बताओ, और नाम रखा है एडवांस अकाउंट्स। कुछ बैलेंस शीट नहीं, कुछ ट्रायल बैलेंस बनाने को नहीं देता है। ट्रायल बैलेंस तो बनाने को दे दो, वो 11वीं 12वीं वाले काम तो करा दो, कुछ नहीं, थेरी लिखो बैठ के, मतलब हद है। मतलब यार वो बीकॉम का लेवल है ना, मतलब अलग ही लेवल है। मैं तो सिंपल बोलता कि यार उसके लिए अगर एफर्ट्स लिए मैंने कभी ज़िंदगी में, मतलब अभी तो बचे नहीं, अभी तो थर्ड ईयर में हो जाएगा 2-3 पेपर बाद तो, बट उसके लिए मतलब एफर्ट्स कभी लिए भी रहते ना, मेरे को कुत्ते की मौत मरना चाहिए था, है ना। उससे बेटर मैं मरना पसंद करूँगा, बट उसके लिए एफर्ट्स लेना पसंद नहीं करूँगा मैं, मेरा सिंपल सा फंडा है। बट फिर भी पेपर तो लिखना पड़ता है, उतनी तो भी जान लगानी पड़ती है, बट उसके लिए एडिशनल एफर्ट्स नहीं लेने का। मैं बैठ के पढ़ते बैठेंगे सैम्पल पेपर देखने का, कल भी क्या टैक्स एंड ऑडिट का पेपर है। अरे ज़िंदगी भर, मतलब आधी ज़िंदगी जा रही है, बाल जा रहे, बाल सफ़ेद हो रहे हो उसको पढ़ते पढ़ते, टैक्स और ऑडिट को। हाँ, बीकॉम के पेपर के रहे हो, बुक को हाथ लगाऊंगा टैक्स और ऑडिट के, तुमको लगता है? हाँ, बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन पेपर रहता है, वो क्वेश्चन पेपर देख लेने का, क्या ऑब्जेक्टिव वगैरह तो भी बन जाते हैं आराम से, और तुमको पता रहता है कि एग्जाम में पूछने क्या रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में कंटेंट अवेलेबल रहता है, वही कंटेंट को उधर दिमाग से पॉलिश कर लेने का। अरे बुक बुक खोलने का नहीं, बुक बुक को हाथ भी, मैं तो बुक लिया भी नहीं है, तुमको पता है। बीकॉम के अंदर मैं तुमको एक बात बताता हूँ कि मैंने बुक ही नहीं ली है। वो लोग बुक बांट रहे थे, मैं बोला नहीं चाहिए, बुक ही नहीं चाहिए, बुक ही नहीं लिए मैंने बीकॉम के, मतलब नहीं चाहिए बुक ही। कौन बुक पालेगा? एक तो मेरे पास बुक्स का सीन क्या हो रखा है, नवंबर 23 वाले बुक्स भी, May 24 वाले बुक्स भी, क्योंकि May 24 में फिर सिलेबस चेंज हुआ तो मेरे को फिर से बुक्स लेने पड़े, फिर से 1000 रुपये मेरे को खर्चा करना पड़ा। तो मेरे पास वो ऑलरेडी इतने 2 अटेम्प्ट के बुक्स है, उसके ऊपर कहा तुम्हारे एक्स्ट्रा बुक्स पर, वो एसवाई के बुक्स मैंने लेकर के गलती करी, वो ऐसे कैसे कोरे के कोरे पड़े हुए, पेपर वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को गिल्ट हो रहा है, पेपर वेस्ट कर रहे हो यार। इससे अच्छा तो यार मेरे को, मतलब तुम खाली पेजेस दे दो तो मेरा भला होता, मेरे को लिखने को काम आते, है ना। मेरे पास खाली पेजेस की बुक नहीं थी, मैं उसके लिए खाली पेजेस की बुक यूज़ करता। उसके अंदर पूरा बड़ा बड़ा प्रिंट करके दिया है इन्होंने एसवाई के पेपर वो। कुछ तो भी ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट ने निकालना चाहिए कि आसपास जो है ना रिसाइकलिंग का जो है ये खोलो शॉप, ठीक है ना, ताकि कोई भी पेपर लेके आओ जिसपे प्रिंटेड किया हुआ हो, उसको रिसाइकल करो, प्लेन पेपर मिलेगा, है ना। ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए आसपास लोकली, ऐसा कुछ सिस्टम होता है, लेकिन लोकली ऐसा आलू चालू स्टेशनरी पे अवेलेबल नहीं होता ना। आलू चालू स्टेशनरी पे अवेलेबल रखो मशीनें, कि पेपर डालो उसके अंदर कोसा भी, और तुमको मिलेगा कोरा कागज, भरते बैठो उसको। वो अच्छा है ना यार, कोरे कागज भर के बैठो यार, हम सीए स्टूडेंट को काम आते हैं यार, दपादप सम सॉल्व करने को होते हैं यार, उसको उसके लिए पेपर लगते। ये लोग बीकॉम के पेपर है छाप रहे हैं, कुछ काम के भी नहीं, है ना। कौन पढ़ता नहीं, बस पेपर वेस्ट कर रहे हो यार, पेपर मत वेस्ट करो यार, पीडीएफ दे दिया करो, जिसको पढ़ने की इच्छा होगी पढ़ लेगा। सेव पेपर का, सेव पेपर, पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं, भावनाओं में मैं ज़्यादा बह गया ना, तो मैं ऐसे 2 घंटा भी कंटिन्यू बोल सकता हूँ, है ना। बट कोई नहीं, अपन किस दिन आराम से बैठ के अच्छे से चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर को जो है देखने में मज़ा आया रहेगा। जो भी है कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ओपन है, तुम बोल सकते हो बिंदास, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। नोट्स तुम्हारे यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 13 रहेगा अपना ये वाला लेक्चर, इसके खास कुछ ऐसे कुछ नोट्स तो है नहीं, बट थोड़े बहुत नोट्स है। ये जो अपन ने ये देखा ना, ये वाला पार्ट इन्वायरमेंटल एनालिसिस देखे ना, 3 लेवल्स देखे ना, ये लेवल्स के अपने पास नोट है, तो ये लेवल के नोट्स जो तुम लोग लिख करके आ जाना। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, एंड टेक केयर।